चलिए फिर साथियों, हम लोग बहुप्रतीक्षित टॉपिक अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में लगातार रिपीट हुए हैं या जिनके चांसेस बहुत हाई होते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो सीधी सी बात है, पहले ट्रेंड पता होना चाहिए। तो पिछले 10 वर्षों में जब भी एग्जाम कराया है तो सीधा ट्रेंड आयोग का रहा है, या तो 2-2 नंबर के उसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 बार ऐसा रहा है जब 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 नंबर का ही आपसे आरओ एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, और जहां 10 में से 10 पूरे लाए जा सकते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं बहुत सारे टॉपिक और बहुत आसान होते हैं। सामान्य भाषा के एकदम प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत जटिल एकदम गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक सामान्य नजरिया रखते हुए आप टॉपिक पर समझ बना लेंगे तो आसानी से आप 25 से 30 शब्दों में लिखकर आ सकते हैं। और हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ दिए गए हैं, और उसका जो आंसर जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो समझा दिया जाएगा, और वैसे ही लिखकर आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो देखिए और फिर बताइएगा मजा आया कि नहीं आया। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला जो हमारे पास टॉपिक है, कंप्यूटर क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। देखो भाई, कंप्यूटर ही पढ़ने जा रहे हैं और कंप्यूटर ही नहीं जानते हैं, तो एक प्रश्न सीधा बनाया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है भैया और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आसान शब्दों में एकदम बिल्कुल सरल भाषा में हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर लिखी हुई बात को यहाँ पर आप जानेंगे कि कैसे आप यहाँ पर आधिकारिक तौर पर, जैसे आपको जब लिखना है कोई भी उत्तर, तो कैसी भाषा का प्रयोग करना है उस आधार पर आपको यहाँ पर लिखकर भी दे दिया जाएगा, और इसको ही आप रट डालिएगा। जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपको सिमिलर ही दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपके पास में मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है। देखो, कंप्यूटर के बारे में आप अगर इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमन ऑपरेटिंग। अब बहुत लोगों को लगेगा भैया कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है भाई कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म बनाया गया। अब कंप्यूटर तो हम देवनागरी में बोल देते हैं, इसका हिंदी होता है संगणक। संगणक कहां से आया? बोले संगणक आया कंप्यूटर के कंप्यूट से, क्योंकि कंप्यूटर बना है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। देखो, पहले बड़ी बड़ी गणनाएं होती थी, तो मनुष्य की क्षमता एक लिमिटेड ही होती, सामान्य मनुष्य की। यहां पर किसी भी एक्सेप्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य की एक क्षमता होती है गणना वगैरह करने की। तो भैया उस क्षमता से ज्यादा मान लो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करनी होगी, उसके लिए हमें मशीन चाहिए थी। तो उसके लिए ही जिस मशीन का आविष्कार किया गया था शुरुआती दौर में, वह कंप्यूटर कहलाता था। या फिर और बड़ी बड़ी मोशन संबंधी कोई आंकड़े हैं मान लीजिएगा, ठीक है, अब उनको अगर गणना करके आपको दिखाना है, रिजल्ट देना है, तो उसके लिए और हैवी कंप्यूटर चाहिए होंगे। इसी संदर्भ में आगे और विकसित होता चला गया, तो कंप्यूटर से आया सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के आगे और आपका जब रिसर्च हुई तो आया क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू जारी रहेगी। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर आपका पहले बताना है कि कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। बेसिकली ये एक अपनी डिवाइस होती है जिसमें करते क्या है, देखो इसमें सीधा आपको डाटा देना पड़ता है। जैसे डेटा कैसे देना पड़ता है, हम जैसे मान लीजिएगा कंप्यूटर हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास में कुछ डेटा रहना चाहिए। डेटा कैसे रहेगा, बोले हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ करके तभी तो आपको कुछ बताएंगे, हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो हम हो गए कंप्यूटर, हमारे पास में पूरा डेटा रहता है। डेटा में क्या रहेगा, तथ्य रहेंगे, आंकड़े रहेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, बहुत सारे डेटा रहेंगे, आंकड़े रहेंगे। वो डेटा आंकड़े हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके ही आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, समझने की कोशिश करना। तो बोले कंप्यूटर भी यही काम करता है, उसके पास जो डेटा रहता है उसको प्रोसेस करता है अच्छे से, और उसकी प्रोसेसिंग करके फिर आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है। अब मान लो भैया हमारे पास वो डेटा ही नहीं है, आंकड़े नहीं है, आपको जो इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, नो डेटा फाउंड, है ना। बहुत जगह आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह में आप सर्च करने जाते हैं, बोले कंप्यूटर के पास वो डेटा है ही नहीं, तो तुमको कहां से इंफॉर्मेशन देगा, तो वहां पर लिखकर आता है नो डेटा फाउंड। ठीक है, तो यही कंप्यूटर का कार्य होता है। इस डिवाइस का क्या कार्य है, इस डिवाइस का सीधा कार्य है, कोई डेटा आप दो उसको प्रोसेस करेगा, और जो आपको इच्छित परिणाम चाहिए वो आपको मिल जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, आसानी से समझ में आया। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सीधी सी बात समझो, कंप्यूटर का निर्माण क्यों किया गया। निर्माण किया गया कि भैया जो गति है वो बढ़ाई जाए गणना करने की, यानी कि जो स्पीड है। अब ये नहीं बैठ करके आपसे बोला गया 839 गुणा 769 करो, अब करने में जुटे हुए हो भैया, तो बोले ये जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, यही तो इसकी विशेषता है कि ये स्पीड कई गुना अधिक होती है। ठीक है, तो स्पीड मानव से कई गुना अधिक होती है, पहली विशेषता। दूसरी एक्यूरेसी। ठीक, बोले एक्यूरेसी कैसे, बोले हम जो है कर सकते हैं, कभी हासिल लगाना ही भूल जाते थे, जैसे हम गुणा करते थे कभी हासिल लगाना ही भूल गए, बोले लेकिन कंप्यूटर का ये करेगा गलती, एक बार आपने जो मांगी इंफॉर्मेशन वो भैया क्या करेगा, एकदम सटीक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देगा, सटीक गुणा करके देगा। बोले दूसरी इसकी विशेषता है एक्यूरेसी। तीसरी है जो आपकी मेमोरी पावर इसकी होती है, कलेक्शन क्षमता, कैपेसिटी जो होती है। बोले
हमारी मेमोरी में एक लिमिट तक ही होता है, इतना हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सामान्य मनुष्य की एक क्षमता लिमिटेड होती है जो स्टोर करने की होती है, लेकिन कंप्यूटर की तो आप बढ़ाते चले जाओ भैया, है ना। 1 टीबी का है, 2 टीबी का है, 4 टीबी का है, जैसे आप बढ़ा दो, है ना, तो उस हिसाब से उसके पास क्या होता है, उतनी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो उच्च संग्रह क्षमता भी होती है। दूसरा, वर्सटाइल भी होता है कार्य। जैसे आप मान लीजिए प्रोग्रामिंग करना है, कैलकुलेशन करना है, चित्र बनाने हैं, मान लो किसी को चित्र ही बनाना है भैया, कैटरीना कैफ का अगर फिगर ही बनाना पड़ गया, मान लो कोई अगर चित्र बनाना है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर काम कर देता है, पेंट ब्रश जैसे ऐप होते हैं। तो बोले वर्सटाइल भी यूज किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो विशेषताएं लिखने को आएगा, तो आप बताओ भैया, स्पीड का मामला बताना है, शुद्धता एक्यूरेसी का मामला बताओ, दूसरा आप संग्रह क्षमता बताओ, और वर्सटाइल बताओ। 4 आपने विशेषताएं बताई थी, इससे ज्यादा स्कोप होता भी नहीं है। कितना ही लिखोगे आप, 5 नंबर में आए तो इतना लिख सकते हो, 2 नंबर में आए तो और ज्यादा आपको शॉर्ट में कीवर्ड के बेसिस पर लिखकर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, आराम से समझा दोगे ना। आगे बढ़े। अगला अगला है भैया, डेटा क्या होता है। अब यहां पर हमने बात की थी कि कंप्यूटर के पास बहुत सारा डेटा होता है। अब डेटा, अगला ही क्वेश्चन बना दिया गया, भैया डेटा क्या होता है ये समझाओ। देखो सीधा समझो, डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का सीधा मतलब है कि जो आंकड़े थे, जो फैक्ट्स थे, इनका ही जो कलेक्शन होता है, वो जैसे कंप्यूटर के पास रहता है, और कंप्यूटर के पास में वो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है। तो बोले अनऑर्गेनाइज तरीके से किसके पास है, कंप्यूटर के पास है। मान लीजिए मेरे पास डेटा वगैरह है, वो अभी के समय तुम कंप्यूटर समझना, ठीक है। अब मेरे पास डेटा वगैरह अनऑर्गेनाइज तरीके से ब्रेन में रखा हुआ है, लेकिन हम आपको जो बताएंगे, ठीक है, हम जो आपको बताएंगे बहुत ही ऑर्गेनाइज करके देंगे, और ऑर्गेनाइज करेंगे उसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग करके देंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करके जब हम आपको बताएंगे तो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, वो आप तक पहुंच जाती है। ये कार्य कौन कर रहा है, ये कार्य कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। और लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, बोले डेटा को ही तो प्रोसेस करता है, और वही इंफॉर्मेशन के रूप में आप तक पहुंचती है। इसको और आसान भाषा में समझना है, जैसे आलू होता है ना, आलू को क्या किया जाता है, बोले आलू डाल दिया, ठीक है, मसाले डाल दिए, सब कुछ मिला के, और प्रोसेसिंग जो मशीन होती है वहां पर प्रोसेसिंग के लिए ये आलू, ये सब डेटा है पूरा, ठीक है, आंकड़े हैं, ठीक। तो ये तथ्य और आंकड़े हैं, ये पूरा डेटा है अपने आप में, प्रोसेसिंग मशीन में निकाला बाहर, चिप्स बन गई, ठीक। तो चिप्स क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ, आसान एकदम हो गया। तो बोले जो डेटा होता है वो इनपुट होता है, और इसको ही प्रोसेस करके आपका इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो डेटा, आपका कीवर्ड याद रखना है कि ये अव्यवस्थित होता है, ठीक है। तो यहां पर तथ्य और आंकड़े या संकेत जो भी होते हैं अव्यवस्थित रूप में होते हैं, इनको ही व्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है और इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। क्लियर। तो अब डेटा क्या होता है समझ में आ गया, स्पष्ट तरीके से बता दोगे। अब अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला है, देखो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, इसकी उपयोगिता बताइए। प्रश्न आया हमारे पास कि भैया बताइए क्लाउड स्टोरेज क्या होता है और इसकी उपयोगिता बता दीजिए हमको। तो कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज का यूज तो आपने किया ही होगा, कहां पर किया है, बोले बादलों में स्टोरेज। क्या मतलब है इसका, देखो क्लाउड स्टोरेज दिया हुआ है तो इससे सेंस थोड़ा सा निकालने की, भापने की कोशिश करना। इसका नामकरण जो दिया गया है वो क्लाउड स्टोरेज क्यों पड़ा। देखो स्टोर करने के लिए बहुत एक तो लिमिटेड क्षमता होती है हमारे पास, होती है ना। तो बोले इसके लिए हमें कुछ ऐसा क्लाउड पर स्टोर बना दो, बोले बादलों पर कहीं ऐसा स्टोरेज रहे जिसके माध्यम से हम कहीं भी दुनिया में रहें, किसी भी जगह पर रहें, जो हमारा डेटा है वो हमें आसानी से मिल जाए, ठीक समझे। तो बोले हमारा डेटा आसानी से मिल सकता है कि रिमोट सर्वर बना दो। रिमोट मतलब होता है दूर, और सर्वर मतलब होता है सर्विस देने वाला, ठीक है। तो बोले इस डेटा को रिमोट सर्वर पर कहीं स्टोर कर दो, और रिमोट मतलब कहीं दूर। एग्जांपल के तौर पर समझना इसको, जैसे गूगल, अब हम गूगल का यूज करते हैं, बोले गूगल का जो क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है, वो हम गूगल ड्राइव का यूज करते हैं। ऐसे जो एप्पल यूज करते होंगे उनके पास आई क्लाउड होता है, ठीक। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का होता है वन ड्राइव होता है। ये सब क्या है, ये सब उदाहरण है क्लाउड स्टोरेज के। इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने क्लाउड स्टोरेज ले रखा है अपना अपना। बोले आप अगर चाहते हो यहाँ पर स्टोर करना, हम तुमको 25 जीबी तक का फ्री स्पेस देंगे, गूगल ड्राइव पे मिलता है, फिर भर जाएगा, अगर और चाहिए तो आओ खरीदो। तुम्हारा जो है उस इंटरनेट के माध्यम से वहां क्लाउड बादलों के बीच में स्टोर रहेगा डेटा, और वहां से तुम कहीं भी रहोगे, इंटरनेट का प्रयोग करो, अपना पासवर्ड जो भी डालना है डालो, अपना मेल डालना है जो भी डालना है, उसके बाद आप अपना जो डेटा है उसको यूज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। तो आपका जो डेटा है वो कहां स्टोर रहता है, बोले रिमोट सेंसर पर स्टोर रहता है, और वहां पर डेटा का प्रयोग आप कहीं भी दुनिया में रहोगे इंटरनेट के माध्यम से उसका प्रयोग या एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्लाउड स्टोरेज रखा गया। क्लियर हो गया, एक सेंस क्लाउड स्टोरेज का क्लियर हुआ। और इसका अब हम दिन प्रतिदिन में तो इसका यूज ही करते हैं, बस इसका लिखना कैसे है कि क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार की स्टोरेज प्रणाली है जिस पर डेटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर किया जाता है, और जिसे कभी भी कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब लिखना आसान हो जाएगा, और इसके फिर उदाहरण कुछ बता दो, जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट है, और जो एप्पल वगैरह भैया किडनी वाला फोन चलाते होंगे उनके लिए आई क्लाउड होता है स्टोरेज, ठीक। क्लियर, नेक्स्ट चलें।
नेक्स्ट है प्रिंटर क्या होता है। अब देखो भाई, प्रिंटर के बारे में जैसे ही पूछा जाएगा उसके बारे में, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंप्यूटर को देखो दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक, ध्यान से सुनते चलना। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सी डिवाइसेस होती है? हार्डवेयर वो सारी डिवाइसेस होती है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर डेस्कटॉप जो होता है उसमें आपको क्या दिखता है? बोले हमें डेस्कटॉप दिखता है, ठीक है, सॉरी हमें क्या दिखता है? मॉनिटर दिखता है, हमें माउस दिखता है, हमें प्रिंटर दिखता है। ये सब क्या हो रहा है? दिख रहा है कि नहीं? इसको छू सकते हो? बोले हाँ। तो ये सब कैसी हैं? बोले ये सब हार्डवेयर हैं। अब बोले फिर दूसरा क्या होता है? बोले सॉफ्टवेयर होता है। बोले कंप्यूटर में ही बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो क्या आप देख सकते हो? जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो आपको क्या छू सकते हो उसको? नहीं ना, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? तो कंप्यूटर में दो ही तरीके होते हैं आपके, या तो हार्डवेयर है और या सॉफ्टवेयर है, और इसी पर पूरा टिका हुआ है कंप्यूटर। अब यही जो हार्डवेयर होते हैं ये अपने आप में दो तरीके की डिवाइस होती हैं। कौन सी? एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। ये सारा प्रश्न आएगा, यहां एक बार समझ लेना आराम से, एक भी प्रश्न लिखने में कठिनाई नहीं आएगी, इससे जुड़े हुए जितने आएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर देखो, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। अब हार्डवेयर भी दो तरीके से आपकी डिवाइसेस बटी होती हैं, एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट कौन होती है? बोले इनपुट मतलब जो हम इनपुट, बोले जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तो हम प्रॉम्प्ट देंगे ना उसको। बोले हाँ। जैसे एग्जांपल, इसको टीचर और स्टूडेंट के उससे समझो। जो छात्र होता है वो क्या कहता है टीचर से? टीचर से कुछ भी डिमांड करेगा ना, तो उसके लिए क्या करेगा? इनपुट, है ना। टीचर टीचर के लिए वो टीचर से कुछ अगर चाहता होगा, कुछ इच्छित परिणाम चाहेगा टीचर से, तो कुछ तो इनपुट, कुछ तो प्रॉम्प्ट बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनपुट है। तो इस तरीके के जहां भी आप क्वेश्चन पूछते हो कंप्यूटर से, जैसे कहां कहां से? बोले अगर हमको कैटरीना कैफ की एक बढ़िया सी फोटो दिखा दो, तो आपने कहां लिखा? बोले हमने कीबोर्ड पर लिखा। ठीक है, कीबोर्ड पर लिखा, तो कीबोर्ड पर आपने इनपुट प्रॉम्प्ट दिए, तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक, और माउस का प्रयोग किया उसमें, है ना, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के लिए, तो ये हो गया आपकी, ये भी इनपुट हो गई डिवाइस। फिर आपने कहा कि भैया ऐसा खाली फोटो दिखाओ नहीं, प्रिंटर से निकाल भी दो, है ना, निकाल दो ये फोटो वैसी, तो प्रिंटर का यूज किया निकालने के लिए। तो प्रिंटर क्या हो गया? बोले प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। बोले दिखा दो, बोले दिखा कौन रहा है? बोले मॉनिटर दिखा रहा है, तो मॉनिटर क्या हो गया? बोले मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तो आप जहां से निर्देश दे रहे हो वो होती है आपकी इनपुट डिवाइस, और जहां से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो ये जो इंफॉर्मेशन हुई ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रिंटर लिखने जाओ, तो प्रिंटर जब आप शुरुआत करो तो बताओ भैया प्रिंटर कैसी डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आप इसके बारे में बताओ जो भी पूछा गया है। जैसे आप कीबोर्ड लिखने जाओगे तो क्या शुरू करना है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बारे में आया लिखने को, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, समझे? तो ये जो शुरू वाली चर्चा थी इससे स्पष्ट हो गया होगा, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा। अभी सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आएगा, अभी इतना सा बिल्कुल बेसिक समझते हैं, क्योंकि प्रिंटर के प्रकार यहां पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो प्रिंटर देखो दो प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के प्रिंटर देखे होंगे। कहां देखे होंगे? बिल्कुल आसानी से समझो। एक खट 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 एकदम आवाज आती होगी, देखे होगे प्रिंटिंग मशीन जो होती है, तो वो खट खट वाली जो आवाज होती है, टाइपराइटर होता है नहीं, एकदम देखा होगा पिंस वगैरह होती हैं, जो रिबन होती है इंक वाली, और पेपर होता है, उस पर स्ट्राइक करता है और फिर उसके बाद जो भी अक्षर होता है वो छपता चला जाता है। तो ये खटाखट की जो आवाज आती है, जिस पर टेक्स्ट जो प्रिंट होता है उसमें बहुत शोर के साथ प्रिंट होता है, ये कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर। याद ऐसे रखना कि जहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है यहां पर, ऐसे याद रखना है। ठीक, कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट का इंपैक्ट हम कहां पड़ रहा है? पेपर पर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, और वो हमें आवाज भी दिखाई दे रही, सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रिंटर होते हैं वो कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, समझ में आया? ये दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे लाइन प्रिंटर होता है कैरेक्टर, यानी कि जहां लाइंस वगैरह का जैसे प्रयोग किया जाता है, जो कैरेक्टर वगैरह को छापते हैं, तो वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। क्लियर? तो ये तो इनके प्रकार होते हैं। अब दूसरा कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर सीधा समझो जो आज के समय आधुनिक प्रिंटर जितने दिखाई देते हैं, जहां कोई वैसी खटाखट की आवाज नहीं आएगी। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर प्रमुख रूप से जो भी टेक्स्ट वगैरह छपाई होती है उसमें या तो लेजर का प्रयोग किया जाएगा, या फिर ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा, या जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको उदाहरण से समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे? इसमें हमने देखा होगा कि थर्मल प्रिंटर हमें दिखाई देते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, या इंकजेट। अब इंकजेट है जो जेट टेक्नोलॉजी, देखा होगा इंक वगैरह किनारे इंक पॉट लगे होते हैं इंकजेट, तो उसी के माध्यम से आपका प्रिंट किया जाता है। लेजर ये सबसे आधुनिक प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर अभी समझो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, आपको पता होगा, लेकिन बेहद कम वैल्यू लगती है यहां पर जब आप एक पेज निकालते हो पर पेज के हिसाब से। तो ये आपके नॉन इंपैक्ट वाले हैं जितने आधुनिक प्रिंटर हैं। ठीक है, और जो थर्मल प्रिंटर है इसको कहां पर देखे हो? बोले ये थर्मल प्रिंटर आप हीट का प्रयोग करते हैं, वहां पर देखो हीट का प्रयोग करते हुए प्रिंट किया जाता है। कहां? बसेस वगैरह में देखोगे कंडक्टर के पास जो मशीन होती है ना, वो एक हीट प्रिंटर ही है जो निकाल करके टिकट दे देता है खटाक से, तो वो हीट प्रिंटर का ही यूज करता है, तो वो आपके थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के प्रिंटर स्पष्ट हुए। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर लिखना होगा तो बताओगे कि भैया यहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पिन जो होती है रिबन और पेपर पर स्ट्राइक करके टेक्स्ट को प्रिंट करती है। ठीक है, इसका प्रयोग
प्रिंटिंग दस्तावेज के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जा सकता है। इसके उदाहरण है लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा हमने बताया कि नॉन इंपैक्ट वही वाले जहां पर प्रिंट हेड और पेपर के बीच सीधा संपर्क नहीं होता, यानी कि खटाखट की इसमें आवाज नहीं आती। इसमें लेजर का प्रयोग कर लेगा प्रिंट करने के लिए, हीट का प्रयोग कर लेगा, जेट का तकनीक का प्रयोग कर लेगा, ठीक है। यहां पर स्ट्राइक नहीं करता है, उस पर पेज के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता है, इसलिए इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। समझ में आवा? और इसके उदाहरण थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीक पर। देखो सीधा प्रश्न आएगा कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, और इसमें सारे क्वेश्चन जो शामिल किए गए हैं ना प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, याद रखना। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में, क्योंकि बहुत रिपीट होते रहते हैं, इसमें कंप्यूटर में बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट करके लगातार पूछे जाते हैं, इसी में से आपके आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ एक दो अगर नहीं आते हैं तो एक समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि बिना लिखे तो अइयो ना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीक। देखो ब्लॉकचेन तकनीक पर अगर लिखना है तो यहां से स्पष्ट पकड़ लेना है, ब्लॉकचेन बोले ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होगी और चेन पूरी बना रहा होगा। तो क्या मतलब है, इसको जब लिखना है तो कैसे लिखोगे? कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर दिखने चाहिए। कैसे? ब्लॉकचेन तकनीक अपने आप में विकेंद्रीकृत होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, अपरिवर्तनीय होती है ना, इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, बहुत सुरक्षित डिजिटल जो खाता बही होता है, अर्थात जो लेजर होता है, बहुत सुरक्षित होता है। ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपके अवश्य दिखने चाहिए जब भी ब्लॉकचेन तकनीक पर लिखना है। अब इन कीवर्ड्स को कैसे समझना है, समझ लो आराम से, तो आराम समझ में आ जाएगा। देखो पहले जो तकनीक यूज होती है, सामान्यतः यूज होती है, जो आप समझिए वो डिसेंट्रलाइज नहीं होती है। तो कैसी होती है? बोले सेंट्रलाइज होती होगी ना, तभी तो ब्लॉकचेन तकनीक चर्चा में आई। बोले इतनी सुरक्षित है, बोले सेंट्रलाइज होती है तो उसका नुकसान क्या है? देखो भैया, एक मान लीजिए ब्लॉक में इंफॉर्मेशन यहाँ है, दूसरे ब्लॉक में यहाँ इंफॉर्मेशन है। ऐसे एक अकाउंट के माध्यम से समझो, एक उदाहरण से, जैसे एक आपका अकाउंट है, एक किसी आपके दोस्त का अकाउंट है। अब भैया पैसा भेजना है, आपको पैसा भेजना है, मान लो एसबीआई से, एसबीआई का उसका भी अकाउंट है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है? बैंक का, एक आपका सेंट्रलाइज्ड बैंक होगी, ठीक है। अब बोले बैंक को पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही तो आगे आप भेज सकते हो ना आगे अकाउंट में। तो बोले जो पहले इंफॉर्मेशन, पूरी तकनीक जो यूज होती थी उसमें एक आपकी सेंट्रल एक अथॉरिटी हुआ करती थी, उसके माध्यम से ही सारे ब्लॉक ऐसे जुड़े हुए होते थे, ठीक है, समझ में आया? तो बोले एक सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से सारे ब्लॉक जुड़े हुए होते थे। तो इसमें एक तो आपकी प्राइवेसी गई, दूसरी अगर इसको हैकर हैक कर लेते थे तो पूरा पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता था। लेकिन जैसे ब्लॉकचेन तकनीक आएगी तो समझना सारे ब्लॉक यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बोले सारे ब्लॉक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख लो भैया कितनी जटिल संरचना बनती है, तो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक। दूसरा, सबके पास इंफॉर्मेशन रहती है। पहले क्या होता था? मेन इंफॉर्मेशन कोर तो भैया ये सेंट्रल वाली अथॉरिटी के पास रहती थी। तो बोले उस तकनीक में नुकसान ये है कि इसको भैया उड़ा दो। और दूसरा, सरकार भी इस तकनीक का प्रयोग कैसे करती है कि अगर भैया कोई ट्रांसफर कर रहा है बड़ी मात्रा में, तो बोले यहां पर जानकारी तो रहेगी उसकी पूरी, तो अच्छे से उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक चुनौती भी है सरकार के सामने कि इस ब्लॉकचेन तकनीक का जैसे प्रयोग करेगी तो अब सरकार के पास भी मॉनिटरिंग आसान नहीं हो पाएगी, ठीक, समझ में आया? दूसरा, इस पर बिटकॉइन को समझ सकते हो, इसीलिए बिटकॉइन को लेकर इतना बवाल होता है, क्योंकि बिटकॉइन भी आपकी इसी ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ जो डेटा होता है पूरा एक एक ब्लॉक में रिकॉर्ड रहता है, छोटा छोटा, और इसमें इंफॉर्मेशन सभी के पास कनेक्टेड रहती है, सभी के पास इंफॉर्मेशन रहती है। तो एक पूरा इंटरनेट प्रोटोकॉल और पर्सनल की के माध्यम से पूरा समायोजन बना रहता है। अगर एक जगह पर भी एक भी ब्लॉक में गड़बड़ी हुई तो पूरा आगे चेन ही खराब हो जाता है, पूरी ब्लॉक की चेन ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्लॉक चेन गड़बड़ हो जाएगी अगर एक भी जगह पर कोडिंग गड़बड़ होती है, इंक्रिप्टेड, अगर सही से इंक्रिप्शन नहीं है, गलत किया गया उसके साथ में कुछ भी, तो वो आपका इंफॉर्मेशन वहीं से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है ब्लॉकचेन तकनीक बहुत सुरक्षित है, अपरिवर्तनीय होती है, विकेंद्रीकृत भी होती है और सुरक्षित भी होती है। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो शब्द लिखे हुए थे इजिली आपको समझ में आ रहे हैं। साथ ही ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ कार्य करती है, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो ब्लॉकचेन तकनीक बेहद सुरक्षित है, और ये जो वर्तमान समय में जो सेंट्रलाइज्ड तकनीक है, इसके बाद ये क्यों इतनी चर्चा हो रही है इसकी, है ना, क्यों इसका प्रयोग किया जा रहा है। और देखा जाए तो ये ब्लॉकचेन तकनीक का दूसरी तरीके से, मतलब इस सेंट्रलाइज्ड जो तकनीक है इससे बचने के लिए हमारे यहाँ पर है कुछ प्रयोग होता था, हवाला वगैरह जानते ही होगे ना, तो हवाला वगैरह में इसी तरीके से होता था, ठीक है, जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता था गवर्नमेंट के लिए। तो ये अब है कि लीगली हो जाएगा भैया, ये काम होने लगेगा, ठीक। जितना भी अभी समझो कि जो इंटरनेट पर जितना ब्लैक मनी वाला कार्य होता है उसमें यही तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? अगली है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझो कि एक आपका मान लीजिए वेब की एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। बोले वर्ल्ड वाइड वेब की एक बहुत बड़ी दुनिया है। अब बोले इस वर्ल्ड वाइड वेब की इस दुनिया में किसी भी अगर वेबसाइट पर पहुंचना है तो उस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? बोले एक ऐसा ब्राउजर चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ब्राउजर चाहिए जो सारे वेब पेज पर आपको आसानी से पहुंचा दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने सर्च किया
ROARO मेंस मान लीजिए। अब ROARO मेंस हिंदी सर्च किया आपने, ठीक है, बोले ROARO मेंस हिंदी सर्च किया। अब ROARO मेंस हिंदी को लेकर के जितनी भी भैया वेबसाइट बनी होंगी उसकी या इस एग्जाम को लेकर के, वो सारी वेबसाइट आपको, अब वो सारी वेबसाइट बनाने का देखो एक लैंग्वेज होता है, एक प्रॉम्प्ट होता है कि HTML या फिर आप वेब पेज उसका बना दो, ठीक। टिम बर्नर-ली साहब जो थे, जो WWE के संस्थापक थे, इन्होंने बोला कि इंटरनेट के माध्यम से आप सारे वेब पेज, कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आप HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, इसका यूज करते हुए अपनी वेबसाइट बनाइए, अपना वेब पेज बनाइए और आपके वेब पेज सारे दिखाई देंगे। एक ब्राउजर हम बना देंगे, ब्राउजर के माध्यम से कंज्यूमर क्या करेगा भैया, वो आपके वहां तक पहुंच जाएगा पेज तक। फिर उसको कुछ भी सर्च करना होगा तो सर्च करने के लिए वो सर्च इंजन का यूज करेगा, ठीक है। अब बोले ब्राउजर के तौर पर आप भी तो यूज करते होगे कुछ ब्राउजर का, कौन सा, जो बोले हम क्रोम का यूज कर लेते हैं, ओपेरा मिनी और फायरफॉक्स का भी यूज किया जाता है, ठीक। तो ये सारे ब्राउजर क्या होते हैं, ये सारे ब्राउजर आपको उस वेब पेज पर या HTML जो प्रोग्राम किए जाते हैं उस पर आपको या वेबसाइट पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये कार्य कौन कर रहा है, वेब ब्राउजर कर रहा है। लेकिन उस पेज पर पहुंचने के बाद अब मान लो भैया वो पेज सर्च करना है, कोई वेबसाइट है उस पर कोई भी टॉपिक है आपको सर्च करना है, तो सर्च करने का काम कौन करता है, बोले ये सर्च इंजन करता है, ठीक है। तो बोले सर्च करने का काम आप सर्च इंजन पर करेंगे और वेब ब्राउजर क्या करता है, वहां पर आपको एक्सेस दे देता है उन सारे वेबसाइट की, उन सारे वेब पेजेस की। क्लियर, दोनों में एकदम माइन्यूट अंतर है, क्लियर हो गया। अब देखो बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं, वो तो आसानी से आप बता ही सकते हो, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रोम, हम बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रोम। अब बताओ भैया किडनी वाला फोन जो होता है उसका भी अपना एक वेब ब्राउजर होता है, कौन सा होता है, जो यूज करते हैं वो बता दे भैया तुरंत, क्योंकि वो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, ठीक, उसमें ही दिया हुआ होता है, ठीक। वैसे ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं, देखो सर्च इंजन गूगल भी है, याहू भी है, डकडकगो है, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, जिसमें बहुत पॉपुलर है गूगल और याहू, और बहुत पॉपुलर ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम, ठीक है, क्लियर। वेब ब्राउजर क्लियर, सर्च इंजन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है ईमेल क्या होता है। देखो बिल्कुल आसान शब्दों में समझो ईमेल को भी। ईमेल वैसे तो लिख कर आओगे कि ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका संक्षिप्त रूप है। ई का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे पहले मान लीजिए एक घर से पत्र आप दूसरे घर में भेजना है, मान लो आपको यहाँ से दिल्ली से भेजना है लखनऊ पत्र, तो भैया आपका पत्र कौन लेकर जाता था, डाकिया लेकर जाता था। अब बोले डाकिया लेकर जाता था, 4 दिन का समय लगता था, ठीक, 4 दिन का, पता चला कुछ इंफॉर्मेशन आज देनी है 4 दिन लग रहे हैं, तो इसीलिए आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आप सबके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम है, अब उसके माध्यम से अब मेल को भी भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजता है इंसान, डिजिटल रूप में, डिजिटल फॉर्म में भेजता है, तो उसे ही आपका ईमेल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और जीमेल से कंफ्यूज मत होना। देखो भाई जीमेल जो है ना, ये समझो आपका एक डाकिया है, ऐसा समझो, ठीक है। जीमेल का है एक प्लेटफॉर्म है जो आपके ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है, तो जीमेल का है डाकिया। ऐसे ही याहू है, जैसे आपकी आप वेबसाइट बना, बहुत सारी आपने बनाई होंगी, जैसे आपने @gmail.com बना ली, किसी ने @yahoo.com पे बना ली, ठीक। तो ऐसे अलग अलग ये डाकिया है सारे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, डाकिया होते हैं, और जो आपका ईमेल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यानी कि आपका मेल डिजिटल रूप में होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर से डिजिटल पत्र भेजने का एक तरीका होता है। क्लियर, समझ में आया। ईमेल क्लियर हो गया। अब ईमेल आप जो है देखो टेक्स्ट के रूप में भी भेज सकते हो, फाइल कोई भेजनी है फाइल के रूप में भी भेजा जा सकता है, या फिर कोई और दस्तावेज है उसका आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक। तो ईमेल स्पष्ट हो गया होगा, इसकी उपयोगिता क्लियर हो गई होगी। अगला चलते हैं यूएसबी। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म आपको जरूर लिखना है, क्यों, क्योंकि यह है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसको आसानी से समझो तो यूनिवर्सल को अगर आप इजीली समझ गए तो आराम से आप इसको लिख भी आओगे। कैसे, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह तो आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है, लैपटॉप आपके पास होगा, उस लैपटॉप में एक यूएसबी पोर्ट होती है, तो उसमें किया क्या जाता है, उसके माध्यम से प्रिंटर को ऐड जोड़ना है तो प्रिंटर जोड़ लिया, माउस को जोड़ना है माउस जोड़ लिया, कीबोर्ड जोड़ना है कीबोर्ड जोड़ लिया। तो आजकल देखो जो ब्लूटूथ वाला आ गया, लेकिन भैया सबके पास थोड़ी ना ब्लूटूथ वाला होता है जो कनेक्ट हो जाता है, मान लो कीबोर्ड और माउस जो वायरलेस होता है, वायर वाला जो होता है उसके लिए एक यूएसबी पोर्ट होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। जैसे मोबाइल्स वगैरह में भी तो होती है, टाइप बी होती है, अब सभी के लिए क्या कर दिया गया है, बोले जैसे कंप्यूटर में सभी के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना, ऐसे ही मोबाइल्स में भी करो, तो मोबाइल्स के लिए भी सबके लिए यूएसबी पोर्ट आ गई है यूनिवर्सल। अब सबसे बोल दिया गया भैया टाइप सी रखो सब में, है ना, हो गया है ना। तो बोले बस इसमें भी यूनिवर्सल सीरियल बस लाने की जरूरत है, जैसे आपका कंप्यूटर्स वगैरह में होता है कि कोई भी कंप्यूटर लो उसमें आप यूएसबी पोर्ट जो होता है वो यूनिवर्सल ही रखा गया है, ताकि उसमें आप प्रिंटर जोड़ सको, माउस जोड़ सको, कीबोर्ड जोड़ सको, और करना क्या है इसके बाद भैया, कहीं पर आपको सूचना, कहीं पर आपको डेटा, कहीं पर आपको पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन के लिए, इन मल्टीपल पर्पज से आप यूज कर सकते हो इसको। साथ ही साथ ये इंटीग्रेटेड इंटरफेस के लिए भी डिजाइन किया जाता है, ठीक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यूएसबी स्पष्ट हो गया होगा कि भैया इसका प्रयोग क्या करना है। प्रयोग सीधा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके बीच में डेटा, सूचना, नेटवर्किंग या फिर संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूनिवर्सल का मतलब समझा दिया है, स्पष्ट हो गया होगा। अगला है
www। अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा कि जब भैया टिम बर्नर्स ली साहब थे, इन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसको एक जगह पर कहीं ला करके जोड़ देते हैं। अब मान लो हम भारत में बैठे हैं और न्यूयॉर्क के किसी वेब पेज से हम जुड़ना चाहते हैं, न्यूयॉर्क की कोई कंपनी है, उससे उससे उसकी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए यहाँ बैठ करके, तो बोले एक इंटरनेट के माध्यम से एक आप HTML है ना, जो जिसको बोलते हैं हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट, एक हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, आप एक वेब पेज बनाकर तैयार कर दीजिएगा, ताकि भारत में बैठा कोई व्यक्ति भी वहां पर आपके उस पेज से जुड़ सके। और जुड़ने का काम कहां होगा? बोले जुड़ने का काम आपको एक्सेस देगा ब्राउजर, तो ब्राउजर के माध्यम से आपके वेब पेज पर पहुंचेगा और कुछ भी सर्च करना होगा तो वहां पर सर्च इंजन का यूज करेगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये वेब की, वर्ल्ड वाइड वेब की ही एक दुनिया है, एक सूचना प्रणाली है, जहां इंटरनेट पर हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट तक उस पर पहुंच प्रदान करती है। समझ ठीक? और डब्ल्यूडब्ल्यूई का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली साहब ने किया हुआ था। ठीक है, समझे? उसके माध्यम से आज पूरी दुनिया जुड़ पाई है। क्लियर। नेक्स्ट अगला चलते हैं भैया, अगला है मदरबोर्ड किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि बताओ भैया मदरबोर्ड किसे कहते हैं। मदरबोर्ड से सीधा समझो, मदर क्या काम करती हैं? बोले माता का काम ही होता है पूरे घर को संभाल कर रखना। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर में भैया पूरा घर जो चल रहा है, कंप्यूटर क्या काम कर रहा है? बोले प्रोसेसिंग का काम। बोले जो प्रोसेसिंग का काम पूरा कर रहा है, उसके लिए एक सर्किट बनी होती है कंप्यूटर के भीतर। ठीक है, पीसीबी जिसको बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखा होगा आपने जब मोबाइल वगैरह खुलवाते होगे, एक एक जो है बोर्ड, एक सर्किट बोर्ड निकल कर आता होगा, है ना, हरे हरे कलर का, देखे हो? तो वो हरे हरे, उस पर बहुत सारे आपने देखे होंगे पॉट्स बने होते हैं और वो जुड़े होते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे प्रोसेसर भी उसी पर लगा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट भी उसी पर लगी होती है। ठीक है, रैम देखे होगे वहीं लगी होगी, रोम भी उसी पर लगी होगी। कुल मिलाकर के मदर है पूरे कंप्यूटर की, पूरे सिस्टम की मदर होती है, वही मदरबोर्ड कहलाती है। काम क्या करती है? ये देखो अपने आप में एक तांबे का परिपथ होता है, ये तो हम समझ गए कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिस पर तांबे से पूरा सर्किट बनाया जाता है, जिसे बसबार भी बोल देते हैं। ठीक है, नाम नहीं भी याद रहे तब भी याद रखो कि तांबे से बना एक सर्किट होता है, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अब इस पर प्रोसेसर भी लगा होगा, रैम भी लगी होगी, माइक्रोचिप भी लगी होगी, और इनको जोड़ा कैसे जाता है? बोले सोल्डर के द्वारा जोड़ा जाता है। सोल्डर जानते हो ना, सोल्डर क्या होता है? जो गरम गरम करके देखे होगे, गरम गरम करके दुकान पे गए होगे, मोबाइल वगैरह निकाल कर बोले चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है भैया, देख लेना जरा, तो देखा लाओ देखें जरा चार्जिंग वाला पोर्ट गड़बड़ हो गया क्या? तो अब बोले चार्जिंग का बाहर तो पोर्ट लगा हुआ है, लेकिन इस चार्जिंग का कनेक्शन अंदर कहां से है? मदरबोर्ड से होता है। तो बोले खोलेगा तुरंत, निकालेगा मदरबोर्ड, देखेगा अच्छा सोल्डर टूट गया था, रुको इसको जोड़ देते हैं, तो सोल्डर जोड़ देगा, है ना, सोल्डर कर देगा। उसके बाद में क्या होगा? आपका चार्जिंग जो पोर्ट होता है वो सही से काम करने लगता है। तो यही काम कंप्यूटर में भी होता है। अब भैया प्रिंटर जोड़ना है, अब प्रिंटर के लिए आप यहाँ पर यूएसबी में पोर्ट तो लगा देते हो, लेकिन वो पूरा कनेक्शन कहां से होता है? बोले मदरबोर्ड से, बोले मम्मी वाले बोर्ड से ही होता है। ठीक, तो ये जो मदरबोर्ड होता है यही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसमें एक तांबे का पूरा परिपथ होता है, और इसी सर्किट पर प्रोसेसर भी जुड़ा होता है, माइक्रोचिप भी जुड़ी होती है, रैम जुड़ा होता है, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सारे यही सोल्डर किए जाते हैं। ठीक, तो समझे बात को? क्लियर हो गया? बोले कंप्यूटर का दिमाग काम कर रहा है मम्मी की वजह से। ठीक, कंप्यूटर कोई भी फाइल को ऑपरेट कर पा रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या रैम या रोम जो भी काम कर रहा है कंप्यूटर का, वो किसकी वजह से? बोले कंप्यूटर की मम्मी की वजह से, मतलब मदरबोर्ड की वजह से। तो मदरबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर कोनो काम का नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, और देखो लैंग्वेज भी अब आसानी से आप लिख लोगे ना, पढ़ने में भी आसानी आ जाएगी, समझ में आ गया अगर टॉपिक, तो आपको लिखने में कठिनाई नहीं आने वाली है। अगला है फ्लैश मेमोरी क्या होता है। देखो भाई, फ्लैश मेमोरी आपका एक, पहले इसको पढ़ लो फिर देखो भी आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजीली। मेमोरी मतलब वही याददाश्त यार, वैसे समझो जैसे हमारी याददाश्त होती है वैसे कंप्यूटर की याददाश्त होती है। तो फ्लैश मेमोरी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, जिसमें कोई पुराना डेटा, नए डाटा लिखा, पुराने डेटा को हटा दिया जाता है और नए डेटा को लिख दिया जाता है। जैसे कुछ पुरानी मेमोरी है उनको हटा दो और नई मेमोरी बना दो। ठीक है, तो वही आपकी फ्लैश मेमोरी होती है। क्लियर, फ्लैश कर दो एकदम से पुरानी मेमोरियों को सारी। इसके साथ इसको EEPROM भी कहा जाता है, यानी कि EEPROM क्या है अभी इसको जानते हैं, आराम से समझ में आएगा। पहले ये जान गए हम कि फ्लैश मेमोरी को EEPROM भी कहा जाता है। EE का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और आपका जो रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसके उदाहरण जैसे मेमोरी कार्ड है, SSD है। चलो इसको तो किनारे रखो, इसको किनारे रखो इसलिए काहे कि उससे ज्यादा समझना जरूरी है इस वाली बात को, कि मेमोरी जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? बोले दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब बोले प्राइमरी मेमोरी कौन होती है? कंप्यूटर का मेन दिमाग जो होता है, प्रमुख दिमाग। ठीक, जो मेन दिमाग होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी होता है जैसे बैकअप के लिए। अब मान लो भैया ये प्राइमरी मेमोरी तो लिमिटेड ही होगी ना, अब इसको बैकअप में रखना है, बहुत ज्यादा स्टोर रखना है, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी रहती है। तो वो आपका कंप्यूटर का एक तरीके से बैकअप दिमाग होता है। ठीक, आसान शब्दों में एकदम समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो वो प्राथमिक मेमोरी होती है, ये द्वितीयक मेमोरी होती है। अब प्राथमिक मेमोरी के जो प्रमुख भाग होते हैं उसमें एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। बहुत क्वेश्चन बनता है, यहाँ ध्यान से इस बात को सुन लेना, उसके बाद एक भी प्रश्न यहाँ से जो बनेगा गलत नहीं होगा।
तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब जो मुख्य दिमाग कंप्यूटर का होता है, पूरा दिमाग इसी पर टिका हुआ है कंप्यूटर का, ध्यान से सुनना। एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और ये टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, देख लो भैया। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो बोले अभी रैम, रोम और प्राइमरी मेमोरी अगर समझ में आ जाए तो ये कठिनाई होगी नहीं, इस टॉपिक को भी फ्लैश मेमोरी भी करने में, है कि नहीं? तो बोले देखो, जो रोम होता है, रोम का काम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि खाली पढ़ो, तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए है ये खाली, इसमें कुछ भी उंगली करने की जरूरत नहीं है, ठीक? सीधा कहना है कंप्यूटर भैया का। बोले ये जो है मेमोरी तुम्हारे पढ़ने के लिए है। बोले रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। स्वाभाविक तौर पर प्राथमिक रूप में रोम का प्रयोग इसीलिए किया जाता था। अब बोले इसमें प्रयोग नहीं, कैसे चेंज नहीं कर सकते, कोई उदाहरण है? बोले हाँ, जैसे कंप्यूटर खोलते हो। बोले हाँ, कंप्यूटर जब हम खोलते हैं तो उसमें विंडोज लिख कर आता है, लेनोवो का है तो लेनोवो लिख कर आता है, ठीक है? तो अब जिस भी कंपनी, एचपी का है तो एचपी लिख कर आता है। तो ये कंप्यूटर की रोम में सेट कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की रोम में सेट होते हैं, और रोम में क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, और रोम जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके प्रोग्राम आ सकते हैं उस पर, ठीक है? दूसरा एक चीज और समझ में आई भैया, रोम कहने का मतलब ही यही है कि आप कोई बदल नहीं सकते हो उसमें, ठीक है? जो जैसे हमने दे दिया वैसे ही आपको सर्वत्र मानना पड़ेगा। जैसे मुलायम सिंह वाला, बहुत सारे लोग अखिलेश भैया वाला लैपटॉप लिए होंगे, तो उसमें पहले स्क्रीन पर क्या आता है? पहले उनकी फोटो आती है, तो वो रोम पर लगा दी गई है, ठीक है? आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी करवा दो, है ना? नहीं चेंज होती है, वो वैसे ही रहती है। अब उसमें भी मतलब खुराफात होती है, करवा देते हैं कुछ लोग, लेकिन वो रोम पर ही आपकी सेट कर दी गई है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में फिर भैया रैम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात ये आपका चेंजेबल होता है, ये आपका सेम नहीं बना रहता। कैसे? आप जितनी देर के लिए काम कर रहे हो उतनी देर के लिए काम वो कर सकते हो, और जैसे ही मान लीजिए लाइट वगैरह चली जाती है, आपने देखा आप सिस्टम पर कोई भी फाइल में कुछ भी एडिट कर रहे होते हो, ठीक है? आप फाइल में कुछ भी एडिट करते हो, अचानक से लाइट चली जाती है, अगर आप सेव नहीं कर पाते हो तो फाइल क्या होगी? जितना भी आपने चेंज किया होता है सब गायब हो जाता है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग पूरी चलती है ना, जो भी पूरी प्रोग्रामिंग चलती है वो रैम पर आपकी चलती है। किस पर चलती है? रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। और रोम जो होता है वो एक बार सेट कर दिया जाता है, वैसे ही बना रहता है। और रैम क्या होता है? बोले रैम जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको इसलिए बोला जाता है वोलेटाइल होता है। रैम को क्या बोलते हैं? रैम को बोलते हैं भैया ये वोलेटाइल होता है, याद रखना। रैम और रोम में अंतर भी पूछा जाता है, तो इसलिए यहां समझ लेना इस चीज को। वोलेटाइल कहने का मतलब ही यही है कि अगर भैया लाइट गई, ठीक है, जैसे लाइट गई वैसे ही आपका जो भी चेंजेस होगा वो तुरंत उड़ जाएगा, वो पहले की स्थिति में आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। रैम कंप्यूटर का वही दिमाग है, गजनी जैसा। गजनी जैसा कैसे? 5 मिनट के बाद सब भूल जाता था, ऐसे ही रैम पर कुछ भी कर रहे होगे, बत्ती गई नहीं मतलब 5 मिनट हुआ नहीं कि भूल जाएगा क्या कर रहे थे, वो फिर पहले वैसे पहुंच जाएगा जैसे पहली स्थिति में, ठीक है? तो यही होता है, रैम जो है एकदम गजनी जैसा दिमाग, इसलिए बोला जाता है कि वोलेटाइल होता है। दूसरा ए, रैम का ए है ना, तो ए से भी याद रखना है, ए को पलट दो तो वी बन जाता है ना, तो रैम ही आपका वोलेटाइल होता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? रोम क्या हो जाएगा? बोले रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ देखो रोम में बदलाव आया, बोले थोड़ा सा इसको एक्सेसिबल बना देते हैं लोगों के लिए, रोते बहुत हैं यार, कुछ नहीं बदल सकते हैं, तो बोले रोम को ही थोड़ा अपडेट कर दिया गया। रोम के 3 भाग आपको दिखाई देंगे, ठीक है? 3 भाग कौन से दिखाई देते हैं? बोले एक होता है आपका पी रोम, ठीक, प्रोग्रामिंग रोम होता है, ये बिल्कुल पहले वाला, शुरुआत वाला, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा होता है ई रोम, ठीक है, ईपी रोम, सॉरी ईपी रोम। तो ईपी रोम क्या होता है? बोले ये इरेजेबल होता है लेकिन बहुत कठिन होता है। और तीसरा होता है ईईपी रोम, जो यहाँ दिया हुआ है फ्लैश मेमोरी, ठीक। इतनी कहानी है, और पूरी कहानी में एक एक चीज, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में भी पूछ देता है अंतर, वो भी आपको भी स्पष्ट हो गया होगा। रैम और रोम में अंतर पूछ देता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात है कि भैया ये फ्लैश मेमोरी पूछा, इसमें आप ईईपी रोम लिख के आओगे, तो भैया रोम में रो रहे थे कि कुछ तो चेंज करने के लिए दे दो, इरेज करने के लिए, तो ठीक है, उन्होंने पी रोम को बदला पहले ईपी रोम में। बोले अभी भी बहुत टफ है, तो बोले थोड़ा वो आसान बना देते हैं, तो इसको आप ईईपी रोम के रूप में जानते हैं। क्या? इलेक्ट्रिकली आपका इरेजेबल होता है, मतलब आप उसमें कोई भी फाइल होती है इलेक्ट्रिकली आप उसमें इरेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। कैसे? आप मेमोरी कार्ड लेते हो, पेन ड्राइव लेते हो, तो पेन ड्राइव क्या है आपकी? पेन ड्राइव में डेटा तो स्टोर ही होता है ना? बोले हाँ होता है। तो पेन ड्राइव आपका ईईपी रोम ही है, इसमें आप डिलीट भी कर सकते हो, कुछ आपको इरेज करना है इरेज कर सकते हो, तो यही आपका इलेक्ट्रिकली ही इरेज हो जाता है, तो वही आपका ईईपी रोम कहलाती है, ठीक। तो रोम जो होती है आपकी, वैसे तो रीड ओनली मेमोरी होती है, कोई चेंज नहीं होता है, कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अपडेट किया गया तो ईपी रोम बना दिया गया, थोड़ा और अपडेट किया गया तो ईपी रोम आपको दे दिया गया, थोड़ा बहुत आप एडिट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक, क्लियर हो गया। तो वही आपकी फ्लैश मेमोरी कहलाती है। समझ में आया? तो प्राइमरी मेमोरी स्पष्ट हो गया, रैम होता है, रोम होता है। रोम में भैया क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, सब कुछ समझ लिया हमने कि ये नॉन वोलेटाइल होता है। दूसरा इसके 3 प्रकार भी समझ लिए। अब भैया रैम में आ गया, तो रैम में हमने समझा कि वोलेटाइल होता है। दूसरा भैया ये चेंज
चेंज इसमें इसमें प्रोग्राम पूरा ऑपरेट जो होती है, सारे कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग कहां पर होता है, रैम पर ही होती है। ठीक है, तीसरा हमने समझा रैम के भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। देखा जाए तो रैम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब ये डायनेमिक होते रहना, मतलब कहीं पर आपके पास जो फाइल स्टोर है उसको उठाकर रैम पर लाना है और यहाँ पर बढ़िया से चलाना है, यही तो काम है। तो यही तो डायनेमिक है, ये उठाकर लाओ वहां से यहाँ चलाओ, जहां भी आपके पास स्टोर है। और स्टोर कहाँ होता है, बोले स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी पर। प्राइमरी मेमोरी का जो आप सहायक के रूप में सेकेंडरी इसलिए रखा जाता है कि सब कुछ भैया जो आप समझिए ऑपरेट कर रहा है, रैम भैया सब ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अगर इतना लोड दे दोगे, अब मान लो 10-10 जीबी की फाइल अगर रैम भैया को ही दे दोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ऑपरेटिंग स्लो हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसलिए एक स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी बनाई गई है कंप्यूटर में। और सेकेंडरी मेमोरी को आप जानते हो हार्ड डिस्क के रूप में, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है। हार्ड ड्राइव पढ़े होगे ना कि भैया हार्ड ड्राइव कितनी है, कंप्यूटर में पता करते हो, तो वो हार्ड ड्राइव क्या होती है, स्टोर ही होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, या अभी के समय एसएसडी के रूप में भी जानते होगे, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो या तो भैया हार्ड ड्राइव के रूप में या फिर सॉलिड ड्राइव। सॉलिड ड्राइव और अपडेटेड वर्जन होता है, थोड़ी रफ्तार और रहती है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है भैया, घूमती रहती है, गोल 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 देखे होगे, तो इसलिए थोड़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव के। तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझो, प्राइमरी मेमोरी समझ में आई पूरी, रैम और रोम समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी मेमोरी समझ में आई होगी जहां पर आपको हार्ड डिस्क समझ में आया होगा, और सॉलिड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क एसएसडी जिसको बोलते हैं, और वो एचडीडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भैया आप समझो कि रैम पर हमें पूरा एक्सेस करना है, ऑपरेट करना है सिस्टम में सारे प्रोग्राम को। लेकिन रैम पर हम प्रोग्राम को एक्सेस तभी कर पाएंगे, उठाएंगे कहां से पूरा, कोई भी फाइल है अगर आपको कुछ भी चाहिए, मान लीजिएगा, मान लीजिए कुछ भी आप पावर पॉइंट की फाइल बना रहे हैं, तो बोले पावर पॉइंट, बोले सारा सेव कहां पर होगा डेटा, वो तो आपका सेकेंडरी मेमोरी पर ही सेव होता है। अर्थात सेकेंडरी मेमोरी बोले तो हार्ड ड्राइव पर सेव होता है, या एसएसडी पड़ी होगी तो एसएसडी पर आपके लैपटॉप में होगी तो एसएसडी पर सेव होता है, तो वहां से उठाया जाता है रैम के द्वारा। और तो ये पूरा डायनेमिक होता है। ठीक, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, तो इसलिए पूरा काम ही इसका डायनेमिक है। लेकिन स्टैटिक भी होता है। बोले ये स्टैटिक कैसे हो सकता है, स्टैटिक का तो मतलब ही है रोम, है ना, स्टैटिक का तो मतलब पढ़े रोम, फिर बोले ये स्टैटिक कैसे प्रकार है रैम का, तो यहाँ आराम से सुन लेना शांति से। तो रैम का स्टैटिक प्रकार ऐसे होता है, जो आप देखते हो डेट वगैरह या टाइम वगैरह, जो भी लैपटॉप वगैरह होता है, मोबाइल होता है, ये आपको इतना एक्सेस दिया जाता है कि आप इसमें एक बार चेंज कर लो। ठीक है, एक बार आप चेंज कर लो और वही बना रहेगा, और चाहो तो बढ़ा लो घटा लो, किसी को मान लीजिए 10 मिनट ज्यादा रखना है, तेज करना है, कोई भैया समय से 10 मिनट आगे चलना चाहता है तो इतना चेंज कर सकता है वो क्या, बोले है तो वो रैम ही है, वो रैम ही, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। लेकिन इतना एक्सेस वहां पर आपको दे दिया गया है स्टैटिक, इसलिए उसको स्टैटिक रैम में रखा जाता है। स्टैटिक रैम में रखने का मतलब यही है कि ठीक है आप डेट और टाइम को एक बार चेंज कर लो, इतना आपको सुविधा दे दी गई है। ठीक है, रैम में इतनी आप छेड़छाड़ कर सकते हो सामान्यतः। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आया, आगे बढ़े। और बाकी क्या रहेगा, हमेशा टाइम और डेट वो स्टैटिक बना रहता है, इसलिए उसको स्टैटिक रैम बोल दिया जाता है। नहीं तो रैम क्या होती है, रैम डायनेमिक होती है। ठीक है, रैम डायनेमिक होती है, क्या काम करती है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी पर डाटा होता है उसको लाती है यहाँ पर और बढ़िया ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने का काम कहां पर है, बोले ऑपरेट करने का काम पूरा रैम पर होता है। ये पूरा मेमोरी, और इतना इसलिए बताया इसको डिटेल से रुक कर, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन अभी होंगे और स्पीड में खटा कर देखो, अभी पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने रुक कर पूरा समझ लिया। अब ईपी रोम आएगा, ईपी रोम आएगा, पी रोम आएगा, सब हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, रैम रोम में अंतर आएगा, हो जाएगा, अभी क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक, अब देखो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए इससे जुड़े हुए। फिर है नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो मतलब ही छोटा होता है, तो इसकी पीढ़ी समझ लो, कंप्यूटर का जो पीढ़ीगत विकास हुआ ना, उसको यहाँ समझ लो अलग अलग जनरेशन में, जैसे अभी के समय वर्तमान समय में 5 पीढ़ियों के रूप में 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो शुरुआती जो जनरेशन आई कंप्यूटर की, तो भैया शुरुआती जनरेशन थी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो अभी माइक्रो कंप्यूटर जब आप समझाओगे उसके लिए थोड़ा सा ही बेसिक अपना क्लियर रखना। कभी पूछ देता है कि कंप्यूटर का जो अगर पीढ़ीगत विकास ही समझाओ तो समझा सकते हो आप आराम से। 40-50 का दशक था जहां पर कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे। क्यों, क्योंकि अभी के समय प्रोसेसर आप देखते हो छोटे छोटे होते थे, तब के समय प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, और वो वैक्यूम ट्यूब जो है पूरी एक एक कमरे के बराबर हुआ करती थी। बोले एक एक कमरे के बराबर वैक्यूम ट्यूब लगी होगी तो भैया कंप्यूटर का आकार एक मुट्ठी पर थोड़ी ना आ जाएगा, है ना, तो कमरे के साइज का कंप्यूटर भी हो जाता था, क्योंकि भैया पूरी प्रोसेसिंग ही किससे होनी है, वैक्यूम ट्यूब से होनी थी। तो इसलिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे। फिर बोले यार ये वैक्यूम ट्यूब को कुछ करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो वैक्यूम ट्यूब से आगे आगे ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जब आए तो थोड़ा आकार छोटा हो गया, तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए वो थोड़े छोटे हो गए। बोले अभी भी बड़े हैं भैया, अभी बहुत बड़े हैं, कैरी करना आसान नहीं हो पाता है। बोले चलो थोड़ा और छोटा करते हैं, तो आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया यहाँ से। तो जब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। अभी देखो प्रोसेसिंग के लिए आपका शुरुआती तौर में वैक्यूम ट्यूब पहली जो आपकी पीढ़ी के कंप्यूटर दिखाई देंगे, फिर आपका ट्रांजिस्टर का यूज होगा, थोड़े छोटे होंगे, फिर आईसी का यूज होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होगा, तो इसलिए तीसरी पीढ़ी के और छोटे हो जाएंगे। बोले इसके बाद फिर क्रांति आती है जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगेगा, और जहां से माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हो जाएगा वहीं से कंप्यूटर बदल जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ यही तो पूछा गया है, माइक्रो कंप्यूटर समझ में आया। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे यहाँ पर आप समझो
ट्रांजिस्टर और आईसी के बाद यहाँ प्रयोग होने लगा माइक्रो प्रोसेसर का। तो यही माइक्रो प्रोसेसर जब से कंप्यूटर में यूज होने लगे हैं, तो हम देख रहे हैं डेस्कटॉप, हम देख लो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर आपके हैं, लैपटॉप्स वगैरह आ गए जो कि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह क्या है, सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। और पांचवी पीढ़ी को जो वर्तमान बात की जा रही, तो सब एआई जनरेटेड है, यानी कि जो एआई पर कार्य कर रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, बस थोड़ा अपडेटेड है, बाकी यूज यहाँ भी माइक्रो प्रोसेसर ही किया जा रहा है, तो इन्हें माइक्रो कंप्यूटर ही बोला जाता है। ठीक है, आकार में छोटे रहेंगे, सीपीयू में क्या लगा रहेगा, बोले माइक्रो प्रोसेसर लगा रहेगा, और इनकी जो संक्रियाएं होंगी प्रति सेकंड 1 लाख के आसपास होती हैं। ठीक समझे। और यहां पर अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपके पास कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, बोले माइक्रा इन था। ठीक, माइक्रो से ही माइक्रा भी याद रखना है। क्लियर। उदाहरण कौन से, बोले एप्पल मैक है, लैपटॉप है, पीसी है, ये सारे क्या हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। समझ में आवा, स्पष्ट हो गया एकदम। पीढ़ीगत विकास बता दोगे, लो ही आ गया। जो हमने मेमोरी इतनी पढ़ी ना, डिटेल में समझाया, इतना खून खौलाया, तो इसीलिए खौलाया कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखो खटाखट स्पीड में होंगे एकदम। अब बिल्कुल पढ़ना ही है, क्योंकि समझाने वाला काम हो गया अपना। रोम, रोम क्या होता है, बोले रीड ओनली मेमोरी। एक ये स्थायी मेमोरी है। क्यों स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इस पर जो डेटा एक बार दे दिया गया, कंप्यूटर भैया ने दे दिया डेटा, बोले जो हमारे पास है वो नहीं आप खत्म कर सकते हो। इसको और एक एग्जांपल समझते हैं, मोबाइल यूज करते हो डेली टू डेली लाइफ में, उसमें बहुत सारे ऐप आते हैं कंपनी की तरफ से, जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, खाली डिसेबल कर पाते हो। बहुत कोशिश करते हो स्क्वायर अनइंस्टॉल कर दे, ये वाला गेम दे दिया, तो वो रोम पर काम किया होता है कंपनी ने। और जब भैया रोम पर काम कर दिया, तो उसमें आप जो डेटा होता है उसको नष्ट कर ही नहीं पाओगे, खाली डिसेबल कर सकते हो। अनइंस्टॉल वही कर सकते हो जो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करते हो, या भैया जो किडनी वाले फोन है वो कहां जाते होंगे, ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड करते होंगे। ठीक है, तो रोम में क्या होता है, रोम में जो सूचनाएं होती हैं, इनके निर्माण के समय ही इसमें भर दी जाती हैं, इनको केवल कंप्यूटर रीड कर सकता है। अब भैया कंप्यूटर केवल उनको रीड कर पा रहा है, इसीलिए उनको रीड ओनली मेमोरी के तहत देखा जाता है, और ये अपने आप में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी समझा दिया पूरा। आगे बात करते हैं, रैम आ गया। बताओ भैया, रैम भी हमने पढ़ा, और ये सब किसके पार्ट हैं, बोले प्राइमरी मेमोरी के सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी के। सेकेंडरी के, बोले सेकेंडरी वो बैकअप वाली मेमोरी होती है। रैम, बोले रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि ये वोलेटाइल रहेगा। तीसरी बात है प्राथमिक मेमोरी है। अब ये एक को कीवर्ड ऐसे हैं जो समझ में ना आ रहे हो, पीछे का जो 10 मिनट का पीछे जो बाचा है अभी, वो बाचने से ही ये सारा कुछ एकदम आसानी से आप इसको पढ़ ले जाओगे। ठीक है, बोले रैम भी बताया था वहां पर कि इस पर जो डेटा होता है, जैसे बत्ती गई, वोलेटाइल का मतलब ही क्या है, बत्ती गई नहीं कि इंफॉर्मेशन गई नहीं, गजनी है कतई रैम। ठीक है, वोलेटाइल मतलब गजनी है कतई। और ये दो प्रकार होते हैं इसके, एक डायनेमिक होता है, वही डायनेमिक वहां से उठाया हार्ड डिस्क से और इधर ला करके उसको ऑपरेट किया, एक्सेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो आपका डायनेमिक होता है। स्टैटिक वही वाला होता है कि पावर बंद होने के बाद भी डेटा रुका रहता है, सुरक्षित रहता है, जैसे डेट वगैरह टाइम वगैरह जो करते हैं हम, चेंज करते हैं, वो स्टैटिक जो आपका रैम होता है उसी पर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है भैया अगला, बिट क्या है। देखो यहां से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बिट क्या है, बाइट क्या है, सब स्पष्ट हो जाएगा, आराम से समझना। ठीक है, बिल्कुल आराम से, आसानी से, बिल्कुल आसान शब्दों में, सरल भाषा में कंप्यूटर को समझना है, ताकि लिखने में कठिनाई नहीं आए। ठीक है, देखो बिट क्या होता है, बिट मतलब है, जैसे हमारी एक भाषा होती है लैंग्वेज, हमको कौन सी भाषा आती है, बोले हमको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है। ठीक, आती तो और सारी भाषाएं हैं लेकिन बताएंगे नहीं। वैसे ही कंप्यूटर को बिट आती है। ठीक, कंप्यूटर की जो शुरुआती भाषा होती है, या शुरुआती कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, वो बिट होती है। तो बिट कहां से आया है, तो बाइनरी, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट पर काम करता है। बाइनरी डिजिट आपकी 0 और 1 होती है। क्लियर, तो 0 और 1 आपकी बाइनरी डिजिट होती है, और बाइनरी से ही आपका बीआई आगे निकाल दिया गया है, या बी निकाल लिया गया है, और डिजिट से आईटी निकाल दिया गया है। ठीक है, बाइनरी से बी निकाल दिया गया है और डिजिट से आईटी निकाल दिया गया है, और यही मिलकर बन गया है बिट। ठीक है, यही मिलकर बन गया है बिट। तो बिट जो है कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, शुरुआती इकाई एकदम होती है, और ये बाइनरी अंक 0 और 1 में जो है पूरी मेमोरी का संचय करती है, या इसी पर कार्य करती है। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कीबोर्ड पर हमने कुछ टाइप किया, अब हम तो हिंदी में टाइप कर रहे हैं मान लो, अब हिंदी थोड़ी ना आती है उसको, वो उसको कैसे चेंज करेगा, वो उसको बाइनरी अंक में चेंज करेगा, फिर बाइनरी अंक पर पूरी प्रोसेसिंग करेगा। 0 और 1, 0 और 1 ऐसा समझो ऑन और ऑफ, एक कंप्यूटर का दिमाग ऑन और ऑफ होगा, तो बोले उसका दिमाग ऑन और ऑफ होगा, पूरा प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके ही वो पता लगाएगा भैया क्या पूछना चाहते हैं, फिर वो डेटा वगैरह निकालेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है जो भी हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो कार्य करता है वो बिट पर कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया। तो उसी के आधार पर उसके पास में जो कलेक्ट होती है, जो डेटा स्टोर होता है, वो आपका बिट के फॉर्म में रहता है, और यही बिट, ठीक, यही सुनते चलना, यही बिट आपका 8 बिट के बराबर हो जाता है 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट के बराबर क्या हो जाता है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब ऐसे समझो एक अक्षर भी हो सकता है, एक अंक भी हो सकता है, तो ये जब 8 बिट हो जाती हैं तो 1 बाइट के बराबर हो जाता है। क्लियर, समझते चलना। और यही आपकी 1024 जब बाइट हो जाती हैं तो 1 केबी, किलो बाइट के बराबर हो जाती हैं, और 1024 जब केबी हो जाता है वो 1 एमबी के बराबर हो जाता है, मेगाबाइट के बराबर। 1024 मेगाबाइट भैया 1 जीबी के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट।
पढ़ते हैं ना हम लोग। तो ये जो डेटा स्टोरेज पूछा भी जाता है, बोले भैया कितना है डेटा, अब हम अगर 1 जीबी बताएंगे ना, हम 8 जीबी बता देते हैं, हमारा 128 जीबी है, ठीक, हमारा 64 जीबी है। चाहो तो अब अगर अगर इसको समझो तुम, अगर इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, बोले बिट है। अब बिट के रूप में बताओगे तो अच्छा लगेगा, जैसे मान लो चलते फिरते क्या बोलते हो, बोले कितने घंटे, घंटे बताते हो ना, कितनी देर है, बोले 4 घंटा है। उसको सेकंड में भी तो बता सकते हो ना, लेकिन सेकंड में क्या है, इतनी बताने में भी कठिनाई होगी और आसानी भी नहीं होगी, कम्युनिकेशन भी आसान नहीं होगा। इसलिए इस बिट को आगे और इसके जो व्यापक बनाया गया थोड़ा सा, ठीक है, इस बिट को थोड़ा व्यापक बनाया गया, बिट को बाइट में, और बाइट को भी किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, और फिर आगे आपका गीगाबाइट, ऐसे बदल बढ़ता ही चला जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अभी हम जिस स्तर पर प्रयोग करते हैं, जिस डेटा संग्रह को यूज करते हैं, उसमें हम लोग जीबी में ज्यादातर बात करते हैं, गीगाबाइट में बात करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो 8 जो बिट हैं 1 बाइट के, और ये आसानी से समझ में आए, ठीक, कम्युनिकेशन आसान है, इस संदर्भ में ये बाइट या गीगाबाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब बाइट क्या होता है, बाइट भी भैया कंप्यूटर की मेमोरी की ही मानक इकाई है, 8 बिट के बराबर हो जाता है। और इसमें 1 बिट क्या होता है, एक अक्षर हो सकता है, एक अंक हो सकता है, एक प्रतीक हो सकता है, इसके लिए 1 बाइट का ASCII कोड होता है, क्लियर। तो ये देखो केबी में भी हो सकती है, एमबी में भी हो सकती है, जीबी में भी, ये फाइल साइज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताओ सारी बातें समझाई वही दी हुई है कि नहीं, इसको पढ़ लेना एक बार में, आसानी समझ में आ जाएगी। सूचना क्या होता है, लो भैया इतना बताते बताते थक गए कि डेटा जो अव्यवस्थित रूप में पड़ा होता है कंप्यूटर के पास, वही प्रोसेस करके जब उसको व्यवस्थित कर देता है, ऑर्गेनाइज कर दिया उसने, तो वही आपके डेटा जो भी होता है, आंकड़े, ठीक, जो फैक्ट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं सूचना, जो हमको दे देता है कंप्यूटर चुपचाप से, वही होती है सूचना, क्लियर, समझ में आया। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, क्लियर हो गया। गुण क्या होंगे इसके, ये अर्थपूर्ण होगी, शुद्ध होगी, संक्षिप्त होगी, संगठित होगी, यही सारे इसके गुण होंगे, ठीक। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रमुख भाग बताओ। अब बताओ, इसमें एक भी भाग आएगा, इसको ऐसा नहीं होगा समझ में ना आए, क्योंकि समझाने के स्तर पर सारी चीजें ध्यान में रखी गई हैं कि किस आधार पर क्वेश्चन बने हैं, उसी आधार पर डिस्कशन रखा जाए। कंप्यूटर के जैसे प्रमुख भाग पूछे जाएंगे आपसे, तो सबसे पहले बताना है, देखो कंप्यूटर का एक होता है इनपुट डिवाइस, इसमें भी प्रमुख रूप से पहले तोड़ देना चाहें तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और फिर ये हार्डवेयर के देखो 2 भाग होते हैं, कौन से, बोले इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जहां से हम प्रॉम्प्ट देते हैं, बोले छात्र वाला याद है ना, छात्र क्या है, इनपुट, और टीचर हमको जवाब दे रहा है, यानी छात्र ने प्रश्न पूछा, हो गया इनपुट किया हमने, और टीचर ने हमको जवाब दिया, हो गया आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट कौन से, बोले माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से क्या करते हैं हम, बोले इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट मतलब जो हमें प्राप्त होता है, जैसे हमने कहा भैया कैटरीना कैफ जी की एक फोटो दिखा दीजिए, तो मॉनिटर महोदय ने हमें तुरंत दिखा दी स्क्रीन पर, तो मॉनिटर महोदय क्या हो गए, बोले आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। प्रिंटर बोले तुरंत उन्होंने निकाल दिया, बोले लो प्रिंटर ले लो, अब जाके फ्रेम लगवा लो जाकर के। तो ये प्रिंटर और स्पीकर, स्पीकर पे भी हम यही काम करते हैं ना, कमांड देते हैं कोई गाना सुनना है तो स्पीकर भैया क्या होता है, बजना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो स्पीकर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर का दिमाग, ऐसा समझो, सेंट्रल सीपीयू जो देखते हो ना, सीपीयू क्या है, आपका कंप्यूटर का दिमाग है। इसमें आपका कंट्रोल 3 भागों में इसको भी बांटा जाता है, ये पूछा गया है, ऐसा समझ लो आसानी से। कोई भी कंप्यूटर का दिमाग, जैसे हमारा ही दिमाग है, ठीक, आपका दिमाग है, अगर आपका दिमाग कुछ भी कंट्रोल तरीके से नहीं सोच रहा है, पहली बात तो हमने कहा कि भैया आप जो है, चलिए हमें तनिक हमें गुना करके दिखाओ, कोई कोई हमने आपको एक डेटा दिया, आपसे कहा कि अब इसकी गुना करके दिखाओ, ऐसे हम कंप्यूटर से कहेंगे, तो ये गुना के लिए क्या करेगा, वो कहां जाएगा, बोले दिमाग में ही करोगे ना आप। तो ऐसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है, बोले सीपीयू, बोले सीपीयू के लिए इसको क्या है, पहला क्या है, जो एएलयू होता है आपका, एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम मतलब हो गया आपका जो गुना जहां पर होती है पूरी की पूरी, तो एएलयू मेमोरी होती है। दूसरा क्या है, दूसरा बोले कंट्रोल, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल, यानी कि ये आपको गणना करनी भी है, लेकिन गणना किसके साथ, कंट्रोल तरीके से करनी है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य यही समझ लो होता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है, एक तो एएलयू मतलब गणना करनी है, और गणना भी कैसे करनी है, कंट्रोल तरीके से करनी है। और तीसरा क्या है भैया, मेमोरी यूनिट, यानी कि याददाश्त भी आपको तेज रखनी। अब भैया उसकी मेमोरी में अगर ये होगा ही नहीं कि गुना की कैसे जाती है, अगर उसको यही नहीं पता होगा गुना की कैसे जाती है, तो कैसे गुना करेगा। तो बोले गुना करना उसका काम है, और मेमोरी यूनिट यानी कि उसको याददाश्त उसकी बनी रहना, जो उसका मेमोरी होता है यूनिट, उसका भी प्रमुख कार्य होता है कि गुना कैसे की जाती है, ध्यान रखना। और फिर कंट्रोल तरीके से, अगर कंट्रोल तरीके से गुना नहीं करोगे तो गलत कर देगा, नहीं तो पगला घोषित कर देंगे आपको, है ना। तो इसलिए तीनों ये जो फीचर होते हैं दिमाग के, यही कंप्यूटर के भी दिमाग के फीचर होते हैं सीपीयू के, क्या बोले, कंट्रोल, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ठीक। अभी आगे आएगा कि सीपीयू बताओ भैया इसका। चौथा चौथा प्रमुख भाग है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कहां पे होता है, बोले हम पढ़े सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में जो हम बैकअप के लिए देखे कि स्टोर करने के लिए एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, एसएसडी, बहुत सुने होंगे एसएसडी, एक सुने होंगे एचडीडी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कंप्यूटर में देखे होंगे लगी होगी हार्ड ड्राइव लगी होती है, और बोले और उसकी अपडेटेड आ गई है, एसएसडी आ गई है, सॉलिड ड्राइव आ गई है। ये सारी क्या है, ये सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी फाइल को अगर आप रैम पर सेव करोगे, ठीक है, रैम पर सॉरी
सॉरी चलाओगे, या रोम पर आप रख नहीं सकते हो कि रोम पे भी आप लिमिटेड वही रहता है ना, कंप्यूटर का जो रहता है प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज्यादा नहीं भरा जाता है। अगर बहुत ज्यादा आपको वीडियोस, आजकल शादी फंक्शन के अगर वीडियो होते हैं तो कहाँ सब हार्ड ड्राइव पे अपने सेव कर लेते हैं, ताकि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो भी स्लो ना हो। क्योंकि कंप्यूटर पर रैम क्या करेगा, रैम कुछ देर के लिए उठाएगा, जब भी कुछ आपको मान लो कुछ भी गाना सुनना है, वीडियो देखना है, मान लो अब वीडियो देखना है तो वहां से उठाएगा सीधे हार्ड ड्राइव से और यहाँ चला देगा रैम पर, आराम से उसको सुनते रहो, ठीक है। तो ये होती है उसकी स्टोरेज डिवाइस, ये भी बहुत जरूरी होती है भैया, ये सारे उसी के भाग हैं। फिर है पावर सप्लाई यूनिट। अब पावर सप्लाई यूनिट ही नहीं होगी तो कहां से भैया कंप्यूटर चलाओगे, तो बटन जो दाबते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो वही आपकी पावर सप्लाई यूनिट होती है, ठीक है, एसएमपीएस। अब ये हो गए कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसके आधार पर पूरा कंप्यूटर का ही निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन बनाया जाता है नेटवर्क के कितने प्रकार के होते हैं। देखो नेटवर्क के मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार दिए हैं, इसके अलावा 2 और समझ लो। एक होता है आपका पैन, ठीक, छोटे फॉर्म में थोड़ा, वैसे लैन वैन मैन, यही 3 प्रमुख पूछे जाते हैं। नेट क्या है, नेट होता है जाल, यानी कि पूरा नेट, पूरा जाल जो बना हुआ है। जाल किसका, बोले जोड़ने का, इंटरनेट के माध्यम से सबको जोड़ने का जो जाल होता है वही तो नेटवर्क कहलाता है। क्लियर हुआ। कितने प्रकार होते हैं, बोले जिस जिस तरीके से जोड़ा जाता है लोगों को उसी के आधार पर नाम रख दिया जाता है। अब भैया लोकल एरिया को जोड़ा जाएगा इस जाल से तो वो हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया को जोड़ा जाएगा, बड़े एरिया को जोड़ा जाएगा तो हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब अगर मेट्रोपॉलिटन शहर को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा मैन, ठीक है। तो सबसे शुरुआत इन तीनों में क्या है, बोले छोटे स्तर पर लोकल एरिया। फिर भैया मेट्रोपॉलिटन, मान लो शहरों को मेट्रोपॉलिटन, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन शहर को, तो उसको मैन। बोले बहुत ज्यादा पूरे विश्व को ही जोड़ दिया, मान लो अमेरिका, भारत, सारे देशों को आपस में जोड़कर रख दिया, तो वो नेटवर्क जो होता है आपका वैन कहलाता है, ठीक। क्लियर हुआ, आसान हो गया, एकदम आसानी समझ में आ गया होगा, लैन मैन वैन, अब लिखने में कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा 2 और छोटे छोटे होते हैं, कौन से, एक होता है पैन, ठीक है, पर्सनल जो एरिया नेटवर्क होता है। जैसे ब्लूटूथ जो टांग के घूमते हो ना, अब ब्लूटूथ टांग के घूमते हो, जो से गाने सुनते हो, वो भी तो जुड़ा हुआ है ना आपकी डिवाइस से, तो कैसे जुड़ता है, पैन के माध्यम से, वही आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक और होता है आपका हैन होता है, यानी कि होम एरिया नेटवर्क। जैसे घर पर वाईफाई वगैरह का देखे होगे, पोर्ट वगैरह पोर्ट लगा रहता है। अब वाईफाई के लिए जो आपका वाईफाई लगा होता है उसमें आपको घर की सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, मोबाइल भी जुड़ा है, टीवी भी चल रही है उसी से कनेक्ट होकर के, और दूसरे मोबाइलों भी चल रहे हैं, तो ये सब किससे, बोले हैन से जुड़े होते हैं, होम एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो ऐसे ही आप चाहो तो 3 ये प्रमुख प्रकार हैं, ये तो जानते ही हो। इसके अलावा पैन और हैन को भी आप लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आया। तो लैन क्या हो गया, बोले स्थानीय स्तर पर जो काम होता है उससे जो जोड़ा जाता है, जिससे घर, कार्यालय, इन सभी को आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो आपका कार्यालय को घरों से जोड़ दिया जाता है, तो आपका लैन कहलाता है। फिर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन कहलाता है। और बहुत ब्रॉड स्तर पर पूरे विश्व को ही सैटेलाइट आदि के माध्यम से जैसे जोड़ देते हैं जब हम, तो आपका वैन कहलाता है, ठीक। क्लियर, तीनों क्लियर हो गए, नेटवर्क, कठिनाई नहीं। अब है नेक्स्ट डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में अंतर। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में अंतर बताओ, बहुत आसानी से समझा सकते हो। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं और सारी जितनी बातें दी हुई हैं कतई एकदम मक्खन की तरह, कतई सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे, एनालॉग देखो कंप्यूटर क्या होता है, एक खाली एग्जांपल याद रखना जब भी इस पर पॉइंट जनरेट करना। थर्मामीटर देखे हो, थर्मामीटर वही मरकरी वाला, तो जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। अब वही जो बटन वाला होता है कि भैया मुंह में लगाए और बटन दाब दिए और तुरंत टेम्परेचर बता दिया, 98 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है आपका टेम्परेचर। अब मान लो एनालॉग वाला कौन सा होता है, बोले एनालॉग वाला मुंह के नीचे, बोले जीभ के नीचे दबा लो और उसमें मरकरी, मरकरी देखा जाता है भैया, मरकरी बढ़कर के तापमान के आधार पर जहां पहुंच जाती है उसी के आधार पर डॉक्टर बता देते थे कि भैया इतना है तापमान, तुम्हारा इतना बुखार है ना। तो वो क्या होता था, वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण हो गया अपने आप में। डिजिटल कौन सा है, बोले बटन वाला। अब आ जाओ, सब कुछ ऐसे आराम समझ में आ जाएगा। कैसे, डिजिटल में क्या है, डिजिटल में हम संख्या, नंबर है, इसको डेटा के रूप में दिखाते हैं वहां पर, ठीक है। संख्या के रूप में डेटा का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है। क्लियर हो गया होगा। संख्या मतलब बोले 98, 97 स्पष्ट रूप से लिख कर आ जाता है, बोले हाँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ बोले भौतिक मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा संख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी कि हम फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं कहां पर पहुंच गई है, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि भैया ये जो है आपका कहाँ कितना हो गया है बुखार, बोले ये 97 हो गया है। तो समझे, जहां फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक मात्रा है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। जहां संख्या के रूप में आपका दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। हो गया एकदम आसान। खाली दिमाग में क्या रखना है, एक तरफ ये वाला थर्मामीटर एनालॉग वाला, एक तरफ डिजिटल वाला थर्मामीटर। किसकी गति तीव्र होगी, डिजिटल वाले की, इसकी गति कंपैरेटिवली धीमी होगी। यहां पर क्या दशमलव स्थानों तक भी अत्यधिक सटीक तरीके से 98.76 ऐसे आता है टेम्परेचर की नहीं, बोले हाँ। तो दशमलव के स्थानों तक यहाँ पर सटीक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इस तरीके में इस यहाँ पर आपको इतनी सटीक नहीं बोल देते डॉक्टर साहब 98 है, 99 है, या उसके बीच में है, बोले 98 और 99 के बीच में है। कोई वहां पर दशमलव के 2 फॉर्म में आता तो है नहीं वहां पर इंफॉर्मेशन ऐसा, क्योंकि वहां पर फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम करते हैं। क्लियर। और ये डिजिटल वाले थोड़े से महंगे पड़ते हैं, ये थोड़े से कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं। फिर बात आती है
कि डिजिटल वाले अगर कंप्यूटर है तो वहां पर आप स्टोर भी कर सकते हो डेटा को, जैसे आप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, यहां पर इनकी स्टोरेज क्षमता सीमित रहेगी। उदाहरण की बात करें तो जो लैपटॉप्स यूज करते हो, जो सिस्टम आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ये सब क्या है? ये सब डिजिटल कंप्यूटर ही तो हैं। और भैया इधर एनालॉग कंप्यूटर क्या है? बोले थर्मामीटर है, एनालॉग घड़ी जो चलती है कट 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 जो चलती रहती है, तो वो आपकी क्या एनालॉग है। डिजिटल वाली तो जानते ही हो डिजिटल घड़ी कौन सी होती है ना, जो आज के समय आई है। और स्पीडोमीटर, ये सब क्या होते हैं? ये सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हो गया, दिक्कत हुई? कतई कतई नहीं, एक एक पॉइंट लिखने में कठिनाई नहीं होगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन बना, बारकोड क्या होता है? देखो भैया, बारकोड देखे तो होगे, दुकानों वगैरह पे बारकोड तो बहुत देखे होगे, सफेद पट्टी, काली पट्टी, सफेद पट्टी ऐसे लगी होती है, जिसको जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है दुकानदार के पास में, जब आप जाते हो सामान लेने, तुरंत स्कैन करता है। स्कैन करके क्या होता है? स्कैन करके उसको पता चल जाता है पूरी इंफॉर्मेशन। एक तो उस पे देखो कंट्री कोड भी लिखा होता है, वेज आइटम है, प्राइस क्या है, उसके आधार पर सब कुछ उसको स्कैन करके पता चल जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने का है, कहाँ का है, सब उससे जानकारी आ जाती है। तो वही आपका बारकोड होता है। ऐसे क्यूआर कोड भी तो होता है। देखो बारकोड में हमें दिखा कि आपकी पैरेलल एक ही दिशा में 1D में लाइनें होती हैं, और जो क्यूआर कोड होता है उसमें 2D में लाइनें होती हैं, यानी कि क्षैतिज भी होंगी, ऊर्ध्वाधर भी होंगे। तो बस थोड़ा सा इससे जटिल होता है, थोड़ा सुरक्षित होता है। जो क्यूआर कोड कहाँ यूज होता है? फोन पे वगैरह में देखे हो क्यूआर कोड जो लगाया जाता है गूगल पे। और ये बारकोड कहाँ होता है? जो पैकेट वगैरह पैकिंग आप खरीदारी कहीं करने जाते हो सुपरमार्केट वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में भी आपका, या डिजिटल कोई लेन देन करते हो, तो वहां पर इस बारकोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का कोड है जिसे ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जाता है। काली सफेद, इसमें चौड़ी, जो काली और सफेद है, अलग अलग चौड़ी पट्टियां होती हैं, समानांतर पैटर्न होता है। सब समझा दिया है, आसानी से पढ़ लेना, इसको आराम से लिख लोगे। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। अब वायरस क्या होते हैं भैया? वायरस का तुमको अपनी जिंदगी में चाहिए होते हैं? नहीं चाहिए होते हैं। काम क्या करते हैं वायरस? बोले हालत खराब करके शरीर की रख देते हैं। ऐसे कंप्यूटर समझ लो एक शरीर है, ठीक है। अब कंप्यूटर में अगर वायरस घुस गया, ठीक, और वायरस किस तरीके से अलग अलग तरीकों से घुसता है कि नहीं घुसता है? बोले वैसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग तरीकों से वायरस, हैकर का काम ही होता है, कभी फाइल के थ्रू, कभी मैसेज के थ्रू, कभी जीमेल के थ्रू। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से कंप्यूटर में जब वायरस घुस जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में जब वायरस पहुंच जाता है तो उसके प्रोग्राम को करप्ट कर देता है, फाइल को करप्ट कर देता है। ठीक है, डेटा को बेसिकली, उद्देश्य यही होता है कि ये अगर कोई महत्वपूर्ण डेटा है तो वायरस पहुंचा करके उसके डेटा को चुराया जाए, या उसके सिस्टम को बुरी तरीके से हार्म किया जाए। यही तो हैकर करते हैं, जो वायरस, कंप्यूटर वायरस का प्रयोग करते हैं। तो यही तो है वायरस। ठीक, यही तो दिया हुआ है कि वायरस एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर का जो भोक्ता होता है उसकी बिना इजाजत के उसके कंप्यूटर में घुस जाता है। जैसे हमें वायरस चाहिए थोड़ी, हमारे शरीर में घुस जाता है, फिर हमें नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल दे दो। जो बहुत चर्चित वायरस रहे हैं, जैसे क्रीपर है, ब्लास्टर है, नेटवर्म है, या फिर आई लव यू वायरस है। ठीक, अब ये वायरस बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये तो बच के रहना इससे। आगे चलते हैं, अगला है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पर जब लिखने जाओगे तो क्या क्या लिखोगे? आपके पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए। क्या कीवर्ड? एक तो पता होना चाहिए अपने आप में वर्चुअल लॉकर है। वर्चुअल लॉकर होता है तो क्या इसका मतलब है? जैसे वर्चुअल मतलब होता है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन लॉकर कैसे? आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, बोले हाँ पढ़े लिखे तो हैं, है ना, मार्कशीट होगी, मार्कशीट भी है, सर्टिफिकेट भी है, बोले आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और बताओ क्या क्या बताएं। ठीक है, इतना है। अब ये सब आप कहीं पर अपने साथ रख तो सकते नहीं हो, सब कुछ एक साल लेकर तो चल नहीं सकते हो। तो इसके लिए सरकार ने कहा रुको, तुम इन सबको स्कैन करो। बोले स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके हमारा एक सरकारी लॉकर है, एक तुम्हारा सबका एक सरकारी लॉकर रहेगा, वो है डिजी लॉकर। बोले इस वर्चुअल लॉकर में सारे स्कैन करके डॉक्यूमेंट जमा कर दो। अब बोले यहाँ जब जमा कर दोगे, स्टोरेज बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। बोले ठीक है, हम जमा कर देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत कंपलसरी है, आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जाओगे तो आधार कार्ड इसेंशियल होता है, बिना आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दिए आप जमा नहीं कर सकते हो। इसलिए कहीं भी आप फंस गए, मान लो डीएल दिखानी है, अब नहीं डीएल भैया हाथ में बनी हुई, अब मान लीजिए आपके पास में डीएल नहीं है, लेकर नहीं चले, भूल गए, लेकिन मोबाइल तो होता ही है। अब मोबाइल में डिजी लॉकर होता है, तो डिजी लॉकर पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे कभी भी मना नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि डिजी लॉकर का प्रयोग, वहां पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेव रख सकते हो। दूसरा, सरकार का है ये लॉकर, तो सरकारी है तो ये सेफ भी है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? तो यही तो लिखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पूछा अंतर क्या है। आसानी से समझो एकदम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बोले जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक। अब कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या कर रहा है? बोले ऑपरेट करने का, प्रोसेसिंग का ही तो काम करता है। तो बोले जो ऑपरेटिंग का कार्य पूरा कर रहा है, जो भी आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में पूरा जो सामंजस्य बिठाकर रखा हुआ है, वो कार्य है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो हम पहले समझ चुके हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर है। मतलब कोई भी प्रोसेसिंग कर करके दे देता है जो फाइल्स वगैरह कंप्यूटर, तो वो सिस्टम पर जो कार्य करता है, पूरा ऑपरेट करता है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं?
सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है? बोले विंडोज है। ठीक, विंडोज जो आप लोग प्रयोग करते हो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, क्लियर। और वैसे ही जब एप्पल वगैरह का अगर आप फोन लोगे तो कौन सा है? बोले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्लियर। वैसे लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बहुत ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अब बोलो भैया, अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो जो हार्डवेयर है अर्थात जो डेस्कटॉप है, जो कीबोर्ड है, ये सारे कोई काम कर ही जाएंगे। क्योंकि हम कीबोर्ड पर लिख रहे हैं भैया, हमको जो है चटनी दिखा दो जरा, ठीक है, मीठी वाली चटनी कैसे बने, हमने कीबोर्ड पर टाइप कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, बोले सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, तो कौनो काम के नहीं, ये कबाड़ी को दे देना, आराम से कबाड़ी ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम नहीं करेगा तो कोई काम के हार्डवेयर जो होते हैं ये खाली डब्बा हो जाते हैं। बोलते हैं ना डब्बा हो गया भैया, ठीक। विंडोज बोले करप्ट हो गई, बोले डब्बा हो गया लैपटॉप। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम ही कौन कर रहा है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। स्पष्ट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। जैसे मोबाइल का कौन सा होता है? एंड्रॉइड होता है। आईफोन का कौन सा होता है? आईओएस होता है। अब भैया एंड्रॉइड जो है वो तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस एंड्रॉइड पर कुछ भी अगर आपको ऑपरेट करना है, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको एप्लीकेशन तो रखने पड़ते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो जो सारे एप्लीकेशन होते हैं वही आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि उन एप्लीकेशन के माध्यम से सिस्टम सॉफ्टवेयर सारी फाइल्स को ऑपरेट करता है। जैसे आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बोले व्हाट्सएप आपका एंड्रॉइड। देखो आप प्ले स्टोर पर जाते हो, एंड्रॉइड अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्ले स्टोर पर जाओगे तो एंड्रॉइड के सारे जो ऐप होते हैं, जो ऐप सॉफ्टवेयर होता है, कहां पर होते हैं? प्ले स्टोर पर होते हैं। तो वही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन कोई अगर व्हाट्सएप को ऑपरेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हो, क्लियर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि डेली टू डेली लाइफ से समझाने की कोशिश है तो इजिली आ जाता है। अब देखो एक एक लाइन जो लिखी हुई है कितनी आसानी से आएगी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य होता है, या कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। हमने देख लिया भैया कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज में अभी हम ये भी जान लेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इस पर पूछा गया है। तो अभी ये याद रखना, एकदम शांति से याद रखना कि ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये लो लेवल लैंग्वेज पर, क्योंकि लो लेवल ऐसा समझो जो मशीनी भाषा होती है ना उसी पर ये कार्य करता है। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ी की जरूरत नहीं होती। एंड्रॉइड जैसे प्रोसेस कर दिया गया, बोले जो प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड को दे दी गई है वैसे ही काम करेगा, क्या तुम उसमें कोई चेंज कर पाते हो? नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है ये लो लेवल लैंग्वेज पर काम करता है, ठीक है। और सिस्टम को ऑन और कार्यशील हो जाता है तथा सिस्टम बंद होने तक ये चलता है। कौन सा? एंड्रॉइड। जैसे सिस्टम ऑन करोगे तो चालू हो जाता है भैया, कोई भी ऑपरेटिंग विंडोज हो चाहे एंड्रॉइड हो, ये सब ऑन होते ही चालू, बंद होते ही बंद, क्लियर। तो इसके उदाहरण में आप ऑपरेटिंग सिस्टम बता सकते हो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन में वही दिया हुआ है कि भैया यूजर और सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है, यानी कि कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है। कौन? एप्लीकेशन। बोले ना कनेक्टिंग पॉइंट का किसके बीच में? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अर्थात एंड्रॉइड, और हम बोले हम चला रहे हैं व्हाट्सएप, तो इनको चला कौन रहा है? बोले इंटरफेस कौन है? बोले सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्लियर हो गया। ये उपयोगकर्ता के विशिष्ट उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। हाँ, देख लिया हमने। ये हाई लेवल लैंग्वेज पर क्यों भैया हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है? क्योंकि जो भी आप ऐप वगैरह चलाते हो उसमें आप प्रॉम्प्ट जो है अपनी भाषा में दे सकते हो। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें जैसे आपकी सी लैंग्वेज आती है, सी लैंग्वेज तो बहुत सुने होगे ना, तो सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज, ये सब क्या है? ये सब हाई लैंग्वेज है, जिनके आधार पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो हमारी मानवीय भाषा में, हमारे संकेतों में, जिसके आधार पर ये ऐप समझ सकता है। फिर एंड्रॉइड अपनी भाषा में बदल करके उस पर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी हाई लेवल। लो भैया, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन है इस पर। और यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। इसके उदाहरण में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, जितने ऐप वगैरह आप करते हो, जैसे विंडोज है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज एमएस के ही ऐप है, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब ऐप सॉफ्टवेयर हैं, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क हमने पीछे देख लिया भैया, पूरा जाल है ये, इंटरनेट के माध्यम से जो जोड़ा गया है। इसके तीन जो प्रकार हमने देखे, लैन मैन वैन, ये आसानी से हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पीछे समझा तो आसानी से देखो कैसे भी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या कार्य करता है ये? बोले ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है अर्थात जो मॉनिटर है और जो यूजर है, हम इनके बीच का इंटरफेस, इनके बीच का कनेक्टिंग पॉइंट है। बोले हार्डवेयर हमें भैया डेस्कटॉप महोदय कुछ कैसे दिखा पाएंगे जब तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा होगा। तो बोले उसके बीच में इंटरफेस प्रदान करने का काम कौन करता है? यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इसके बिना हार्डवेयर कोई काम का है? बोले नहीं है। इसके उदाहरण में देखो लिनक्स भी होता है, विंडोज भी होता है, और ये भैया मैक ओएस भी होता है। समझ में आया? मैक ओएस किसका है? बोले एप्पल का, ठीक। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर हमने जब शुरुआती दौर में माइक्रो कंप्यूटर देखा तो वहां जाने कि भैया ये कंप्यूटर का ही आगे और अपडेटेड वर्जन है सुपर कंप्यूटर, यानी कि बड़ी बड़ी गणनाएं, मौसम संबंधी कोई भी अगर भविष्यवाणी करनी होती है उसके लिए बहुत भारी गणनाएं करनी पड़ती हैं, तब सुपर कंप्यूटर की जरूरत महसूस हुई। और इस संदर्भ में अगर आपको बताना है तो बताओ भैया, इसकी गति अधिक होगी, संग्रह क्षमता अधिक होगी, तेज सुपर कंप्यूटर होते हैं, समझ रहे हो ना। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, जो कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को और तीव्र कर देगा, बस
सीधी सी बात है। अब इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये रखो कि भारत का भैया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। कौन सा था? परम 8000। और अगर पूछा जाए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बोले इसकी शुरुआत हुई 2015 में। ठीक है, अभी के समय वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है हमारा? ये करंट में पढ़ा है हमने, ऐरावत है। ठीक, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो विजय भटकर साहब कहे जाते हैं। ये है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बोले कंप्यूटर हम पढ़ लिए हैं, उसकी जितनी भी विशेषताएं थी उन विशेषताओं को ही तेज करेगा। उसकी विशेषता थी गति, उसकी विशेषता थी संग्रह करना, उसकी विशेषता थी एक्यूरेसी। तो यही सारा काम बढ़ा बढ़ा करके दिखा दो, वो सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो अब हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है विनजिप। अब विनजिप क्या होता है समझ लो, खाली लिखा हुआ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये भी अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है। कैसे काम क्या करता है? एक मान लीजिए आपके पास में फाइल है, उसमें कई सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप अलग अलग एक दूसरी जगह पर भेजना चाहते हो, सबको अलग अलग भेजोगे। बोले सबको अलग अलग भेजने से अच्छा और बहुत स्पेस भी ले रहे होंगे। ले रहे होंगे? बोले हाँ। तो बोले इनको अगर ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि कम स्पेस ले और आराम से एक ही फोल्डर बनाकर भेज दें? बोले है ना। क्या है? बोले यही तो काम करता है विनजिप। विनरैर भी आपने सुना होगा, विनजिप भी सुना होगा, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर है विनजिप। तो विनजिप क्या करेगा? बोले इन सारे ऐप को क्या करो, एक साथ बंडल बनाओ। बंडल बनाया, बंडल बना के एक आप फोल्डर बनाओ। बोले एक फोल्डर बना दिया, इस पर लगा दो जिप, चैन लगा दो। ठीक है, जिप नाम ही रखा गया इसलिए बताया। तो बोले इस पर क्या लगा दो? जिप लगा दो। जिप लगाकर बंद कर दिया, ची से आवाज आनी चाहिए। तो ये जिप लगा करके एक फोल्डर बन जाता है, देखे होगे चैन बनी रहती है। और ये फोल्डर उठा करके सीधे आप आगे भेज दो जहां भेजना चाहते हो। क्या करेगा वो? उसके पास फोल्डर चला गया, बोले जिप खोलेगा। जिप खोलने को ही कहा जाता है एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, सारे जो भी फोल्डर थे, ये सारी जो फाइल्स थी सारी खुल गई, उसके बाद पहुंच गई आराम से। पहुंचाई कैसे? जैसे आप बोलते हो ना बहुत सारी चीजें कलेक्ट की एक साथ एक गट्ठर में पैकिंग करके बढ़िया से पहुंचा दी, वही विनजिप का काम होता है। एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों को छोटा और एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से स्टोर ट्रांसफर किया जा सके। यूजर को कंप्रेस्ड फाइल को खोलने सुरक्षित रखने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। बताओ भाई, किताबी भाषा की लैंग्वेज आसान भाषा में समझ में आई? रैम और रोम में अंतर लो भैया, यहाँ क्या एक अब समझाने की जरूरत है नहीं ना, है ना। प्राइमरी मेमोरी हमने समझा, वहां रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस, रोम का मतलब है रीड ओनली। रैम क्या है? रैम का प्रयोग अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है, रोम का प्रयोग स्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसके बाद रैम क्या है? बोले रैम में ए मींस बी, एक उल्टा करो। बोले वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब बत्ती गई ये भी गया गजनी। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। रैम की साइज कम ही होती है, रोम की साइज अधिक होती है। भाई कंपैरेटिवली अधिक होगी रोम की साइज, क्योंकि रोम पर सारा सिस्टम पहले से ही पूरा एन्क्रिप्ट करके दिया जाता है। ठीक है, सब कुछ पहले से ही कंपनी बना कर देती है, तो उसके लिए ज्यादा साइज चाहिए। यहाँ रैम कम ही रखा जाता है क्योंकि ये पर इस पर तो रैंडमली एक्सेस करना है, केवल कुछ समय के लिए करना है, बत्ती जाएगी उसका काम खत्म हो गया। फिर तो जाकर के फाइल जहां सेव है आप सेव कर दोगे, सीधे जाकर के हार्ड ड्राइव पर सेव हो जाएगी या फिर आपकी सॉलिड ड्राइव पर सेव हो जाएगी। ठीक है, रैम का डाटा कुछ समय के लिए होता है, रोम का डाटा हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, समझ में आया? अगला है बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी। क्या होती है भैया? बोले ये अपने आप में सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब बताओ, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी की जो विशेषताएं हैं वही आपकी बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी की होंगी। क्या होती है विशेषताएं? उसको बैकअप के लिए रखा जाता है। अब यहाँ दिख जाएगा, अभी देखो यहाँ पर कि यह सीमित क्षमता इसकी द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका अधिकांश उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। ठीक, कीवर्ड पकड़ लो, खाली कठिन होगा ही नहीं लिखना। 30 से 40 शब्द लिखने हैं यार, दो नंबर में। 30 शब्दों में भी लिखाओगे तो बहुत है, अपना 2 नंबर पक्का एकदम मिलेगा, 10 में से 10 आएगा कतई। ठीक है, आप उसकी जो कीवर्ड है, जो आपका कोर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो बताओ कि द्वितीयक मेमोरी का जो काम होता है कि बेसिकली मुख्य कार्य क्या होता है, वो नहीं छूटना चाहिए लिखने के दौर में। 30 शब्दों में, ये नहीं इधर-उधर की दुनिया भर की बातें बता दी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राथमिक मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसको द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। ये सब बता आओगे तो एग्जामिनर ढूंढ के मारेगा घर से। ठीक, अब है अगला, देखो हमने वहां पर बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के बारे में बात की थी। अब दोनों के बारे में चर्चा हुई थी तो बोला था ना कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज पर काम करता है। लो लेवल मतलब ही होता है, बोले देखो हमारे लिए लो लेवल इसलिए है कि हमको समझ में नहीं आ रही, बोले हम लो लेवल कह के हट जाएंगे, हमको नहीं समझ में आ रही, बहुत लो लेवल की लैंग्वेज है यार। हाई लेवल की क्या होती है? बोले हमारे काम की, हमारे लेवल की, मतलब हमारे लेवल पे अगर कोई लैंग्वेज है तभी तो हाई होगी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, लो लेवल मतलब अपने कंप्यूटर समझे यार, उसी के लेवल की लैंग्वेज है, ये हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो पूरी असेंबलिंग जो की जाती है, जो मशीनी भाषा होती है भैया, 0-1 पर जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो उसकी लो लेवल लैंग्वेज है। जो सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे लो लेवल पर काम करते हैं, तुम्हारे थोड़ी ना समझ में आएंगे कि सिस्टम ऑपरेट कैसे कर रहा है ना, वो थोड़ी ना आपको समझाया जाएगा पूरा कमांड कैसे कंप्यूटर अपने भीतर दिमाग लगाता है, पूरा प्रोसेस कर रहा है, इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये अपने आप में एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है और ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और निर्देशों को सेट करती है, ठीक, संचालित करती है, पूरा प्रोसेस करती है, उसके बाद आपका यह कार्य संपन्न करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो उस प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग किया जाता है वो प्रोग्रामिंग की भाषा ही कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज। स्पष्ट हो गया? आसान हो गया? उदाहरण आपका मशीनी भाषा, असेंबली भाषा
भाषा जो भी है, अगर आ जाए हाई लेवल लैंग्वेज तो बोले हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे प्रतीक, हमारी भाषा, हमारे कैरेक्टर को समझे, वही है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जैसे हम सी लैंग्वेज जानते हैं, C++ लैंग्वेज जानते हैं, कोबोल जानते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक, आसान है एकदम समझना। हार्डवेयर और हार्ड ड्राइव अगर आ जाए, ये देखो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन आसानी से आप बता दोगे यार। हार्डवेयर हमने पहले देख लिया कि वो भौतिक घटक, सारे फिजिकल घटक, जैसे शरीर है आपका, शरीर क्या है, बोले शरीर है हार्डवेयर। आत्मा क्या है, बोले आत्मा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो दिखती नहीं है ना उसको हम छू सकते हैं। शरीर में हाथ है, नाक है, ऐसे कंप्यूटर का है एक शरीर है, उसका एक भाग जैसे हाथ हो गया, ठीक, उसका जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, हाथ हो गया, पैर हो गया, वैसे प्रिंटर है उसका, ठीक, सीपीयू है उसका, माउस है, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं सारी की सारी। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको हम छू नहीं सकते, आत्मा जैसे होती है वो है सॉफ्टवेयर। क्लियर, तो सॉफ्टवेयर जैसा निर्देश देता है वैसे ही डेटा को प्रोसेस करता है, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे स्पीकर हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं। हार्ड ड्राइव क्या होती है, इसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में समझा था कि भैया प्राइमरी मेमोरी में नहीं है हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव कहाँ थी, सेकेंडरी मेमोरी। जो भी डेटा स्टोर करने का काम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी, जिसका उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव और या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीओपी। पीओपी क्या होता है, पीओपी वाला पीओपी नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कंप्यूटर में ये मत लिखाना कि पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं भैया, पेंट के ऊपर हम पीओपी करते हैं ताकि दीवारें मजबूत रहती हैं। ये सब लिख क्यों ना आ जाना कतई। ये क्या है फिर पीओपी, पीओपी का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मतलब और आसान शब्द हम समझते हैं, देखो ये है जैसे सेंडर और ये है रिसीवर। सेंडर मतलब तुम, है ना, और किसी को मेल भेज रहे हो, वो है रिसीवर। ठीक, किसी को मान लो ईमेल भेजना है, अभी हम ईमेल तो देख चुके हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है, बोले अब तुम किसी को मेल भेजना चाहते हो, वो है रिसीवर। ठीक है, और तुम भेज रहे हो, बोले तुम लिखोगे ना, बोले अपनी मेल आईडी से दूसरे की मेल आईडी भेजनी है, तो बोले सेंडर और रिसीवर के बीच का एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है प्रोटोकॉल, ये हमको नहीं पता है, हमको कैसे पता होगा भाई, ये तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है संपन्न, तो उसी को समझते हैं आराम से। तो एक जो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कोई अधिकारी आता है, कोई नेता आता है, तो उसके लिए क्या होता है, अधिकारीगण को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे एक मेल, यानी कि तुम जो मेल भेज तो दिए पट्ट से, और उसके बीच में जो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाता है वो नहीं पता होगा, लेकिन अभी आज पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है पीओपी, एक होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा, दो प्रोटोकॉल याद रखना है जो पूछे जाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो भैया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, बोले जब आपने कोई मेल लिखा, अब बोले सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए यानी कि भेजने के लिए जो पुश करता है, सेंड करने के लिए जो पुश करता है सेंडर को, तो वो जो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाता है वो एसएमटीपी के द्वारा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पूरा प्रोटोकॉल है। अब भैया ये आपका चला गया कहां पर, मेल सर्वर पर। सर्वर मतलब सर्विस देना, जहां से सर्विस दी जाती है, इसीलिए उसको सर्वर कहा जाता है। क्लियर, तो बोले अब ये ऐसे ही मेल का सर्वर होगा पूरा। अब भैया पहले की तरह डाकिया तो है नहीं यहाँ पर, ठीक, तो बोले डाकिया नहीं है, तो बोले यहाँ पर मेल सर्वर होता है, और ये जो मेल सर्वर है समझो पोस्ट ऑफिस है। अब इस मेल सर्वर से आगे क्या होगा, आगे रिसीवर तक पहुंचाना भी तो है, बोले यही पोस्ट ऑफिस से ही जो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, इसीलिए उसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग प्राप्त करने लिए किया जाता है, यानी कि यहां से वो मेल सर्वर से रिसीवर तक आपका पहुंचा देता है आपके मेल को। क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ, दोनों प्रोटोकॉल समझ में आए कि ये भैया सेंडर हो। अब तुम जैसे ही ईमेल भेजोगे किसी को भी, तो ईमेल खाली दूसरे की मेल आईडी मांगते होगे, लेकिन ये थोड़ी ना पूछते होगे भैया प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल आप समझ लो, एक होता है प्रोटोकॉल एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो तुमको तुम्हारे भेजे हुए ईमेल को कहां तक पहुंचाता है, मेल सर्वर तक पहुंचाता है। बोले पोस्ट ऑफिस पहुंच गया है, अब इस पोस्ट ऑफिस से रिसीवर तक जाएगा, तो उसके लिए पीओपी प्रोटोकॉल होता है। कौन सा, जब सेंडर वाला प्रोटोकॉल होता है तो उसको बोलते हैं एसएमटीपी, और जो पीओपी होता है वो यानी कि प्राप्त करना है, रिसीवर को जो प्राप्त करना है पोस्ट ऑफिस से, उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है पीओपी। आसान एकदम, इजिली, बिल्कुल इजिली, सरल भाषा में याद हुआ, तैयार हो गया। अब लिखने को आएगा, पीओपी लिख दोगे ना। ओसीआर क्या होता है, बोले ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऐसे समझो, आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम क्या करता है, जैसे कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ फाइल रहती है, बहुत सारी फोटो रहती हैं या बहुत सारी पीडीएफ रहती हैं, पीडीएफ इसे पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, बोले हमको यार टेक्स्ट फॉर्म में दे दो। ठीक, टेक्स्ट फॉर्म में हम चाहते हैं उसको कन्वर्ट करके हमको दे दे। अब टेक्स्ट फॉर्म में कैसे, बोले वर्ड पर हम नहीं होता है, वर्ड पर एक फाइल हम बना लेते हैं, डिजिटल टेक्स्ट हमें मिल जाए तो आराम से मोटे मोटे अक्षरों में मिल जाए, आराम से उसको हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, तभी रीड करना आसान होता है। तो इसके लिए ही जो आपका रीडर होता है उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर एक ऐसी तकनीक होती है जो आप स्कैन करके दस्तावेज यहाँ पर दोगे, चाहे पीडीएफ फोटो, उन सभी को टेक्स्ट में बदल देगा, क्योंकि आज के समय हम किसमें, टेक्स्ट में ही सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज इसीलिए किया जाता है कि कुछ भी आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर है
उसको वह टेक्स्ट, डिजिटल टेक्स्ट के रूप में बदल कर दे देता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, डिजिटलाइज करके देगा, आसानी से आप उसको डिजिटल जो भी फॉर्म में आ जाता है आपके पास कंटेंट, उसको पढ़ो आराम से। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के संदर्भ में बताओ भैया, 5 पीढ़ी हमने समझा दी शुरू से ही, वैक्यूम ट्यूब से लेकर के माइक्रो प्रोसेसर तक की पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ में एआई फीचर्स का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, बोले सीपीयू के घटक। ले भैया, ये भी हमने पढ़ा था कि पहला एक घटक है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दिमाग है, इसको अर्थमेटिक कुछ लॉजिकल गणनाएं करनी है, तो गणनाएं करने के लिए जो फीचर होता है पहला वो होता है एएलयू। दूसरा भैया, डेटा वगैरह को संग्रह भी तो करना है, मेमोरी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो गणना करेगा कैसे, तो वो होता है आपका मेमोरी यूनिट। कंट्रोल, बोले कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से सारी गणनाएं करनी है, तो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। यही 3 आपके फीचर होते हैं किसके, बोले ये 3 फीचर होते हैं सीपीयू के, 3 घटक होते हैं। अब तीनों कंपोनेंट याद रहेंगे, अपनी मेमोरी से याद रखना, हमारी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमको गणना करनी है तो बोले एएलयू हो गया। दूसरा, बोले गणना करने के साथ साथ हमको यहाँ पर मेमोरी में भी रखना है, तो बोले मेमोरी हमें याद भी तो होना चाहिए गणना की कैसे जाती है, तो हो गई मेमोरी यूनिट। अब बोले कंट्रोल तरीके से करनी है, नहीं कि अनकंट्रोल तरीके से करती है, तो कंट्रोल तरीके से करता है, तो यही तो कंप्यूटर का दिमाग, तभी तो इतना शार्प होता है। इन तीनों में से एक भी फीचर गड़बड़ हुआ तो गणनाएं गड़बड़ होने लगेंगी। ठीक, अब अगला है भैया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है सीपीयू की, हाँ सीपीयू से ही है, सीपीयू की गति मुख्य रूप से किन कारकों पर। अब ये सीपीयू मतलब दिमाग, सीपीयू का जो दिमाग है मतलब जो उसकी गति स्पीड है वो किन फैक्टर पर काम करती है। कंपोनेंट तो हमने देख लिया, तीनों कंपोनेंट उसके काम कैसे धुआंधार करेंगे। पहला है उसकी क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब होता है इसकी प्रति सेकंड जो निष्पादित चक्र हैं इसको दर्शाती है। आप क्लॉक स्पीड के माध्यम से बता सकते हो कि भैया वो कितनी तेज वो कार्य कर रहा है। ठीक है, वो उसका ब्रेन जो है, उसका सीपीयू प्रोसेसिंग कितनी तेज है। दूसरा जो कैश मेमोरी होती है, इस कैश मेमोरी के माध्यम से जैसे स्पीड कैसे बढ़ सकती है, समझो भैया, कैश मेमोरी के माध्यम से स्पीड बढ़ेगी ऐसे कि बहुत सारी चीजें आप ऐप पर क्या है बार बार सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा कि वो आपको पहले रिकमेंड करने लगता है। ठीक, तो प्रोसेसिंग तेज कैसे, आपको पूरा नहीं टाइप करना है, जैसे आप जो है बार बार लिखते हो, मान लो कोई गाना ही लिखते हो, ठीक, कोई सॉन्ग आप बार बार लिखते हो, या आप आई हेट पुष्पा लिखते हो बार बार, ठीक, तो जैसे आप आई हेट लिखोगे वैसे तुरंत पुष्पा आ जाएगा लिख करके, रिकमेंड कर देगा तुरंत। वही कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी में थोड़ा बहुत डेटा सेव हो जाता है जिसको आप मल्टीपल टाइम सर्च किए होते हो, तो जैसे आई हेट लिखा, पुष्पा आ गया खटाक से, सर्च नहीं करना है, स्पीड बढ़ गई, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो यही तरीका होता है कैश मेमोरी का। अब भैया कैश मेमोरी जब भर जाती है, बहुत ज्यादा सर्च करने लगते हो, तो उसी लिए क्लियर कैश करते रहते हो कि नहीं, बोले क्लियर कैश कर दो, स्पीड तभी बढ़ेगी, नहीं तो स्पीड धीमी भी हो जाती है जब कैश मेमोरी भर जाती है। ठीक, तो स्पीड बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग होता है, लेकिन कैश मेमोरी जब फुल हो जाती है तो स्पीड स्लो भी हो सकती है। फिर कोर, कोर क्या होता है, देखो माइक्रो प्रोसेसर जो देखे हो यूज होता है, उसमें बहुत सारा आप सुने होंगे कि पेंटा है ना, या हेक्सा या ऑक्टा कोर। अब तो ऑक्टा कोर जैसे आया है मान लो, ठीक, और अपडेट हो गया है, तो वही प्रोसेसर को 5 भागों में तोड़ दिया गया, पेंटा हो गया, 6 भागों में तोड़ दिया गया, हेक्सा हो गया, वही प्रोसेसर जो छोटा सा लगा हुआ है उसको 8 भागों में तोड़ दिया गया, तो ऑक्टा कोर हो गया। ठीक है, तो जितना ही आप तोड़ते चले जाओगे उतना ही ज्यादा कोर होंगे, उतनी ज्यादा उसकी क्षमता होगी, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग तेज होगी। ठीक, तो ये भी तेज बढ़ाता है, स्पीड बढ़ा देता है। फिर थर्मल डिजाइन जो पावर होता है, टीडीपी या कूलिंग। अब लैपटॉप जो चलता है अगर कूलिंग बढ़िया नहीं होगी, उसके नीचे देखे होगे पंखा एक लगाया जाता है, अगर वो कूलिंग नहीं अच्छी होगी तो सीधी बात है हीट अगर पकड़ लेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और कूलिंग बढ़िया होती रहेगी तो जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो अच्छी रहेगी। तो ये कंपोनेंट होते हैं जिसके आधार पर जो सीपीयू के तीनों कंपोनेंट है वो अच्छे से काम करते हैं, प्रोसेसिंग अच्छी कर पाते हैं। ठीक है, अगला आ गया जो प्राथमिक मेमोरी है और द्वितीयक मेमोरी। बताओ भाई ये कठिन है क्या, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हम लोग शुरू में ही समझ लिए, इसीलिए तो समझाया इतना रुक करके कि इसके रैम और रोम उदाहरण होते हैं। बेसिकली इसका कार्य क्या होता है, कंप्यूटर का प्रमुख दिमाग, मोटा मोटा क्या याद रखना है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, मेन दिमाग जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी होता है ये बैकअप के लिए, जो सॉरी कहा गया, सेकेंडरी जो होता है ये बैकअप के लिए होता है, यहाँ पर पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। इसका हार्ड डिस्क उदाहरण है, आपका सॉलिड डिस्क इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब बीआईओएस क्या होता है, लास्ट है टॉपिक अपना बीआईओएस। यही बीआईओएस गड़बड़ कर गया था, इसलिए कल क्लास नहीं आ पाई थी, इसलिए आज क्लास डाली। बीआईओएस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये काम क्या करता है, जैसे मदरबोर्ड देखे थे, मम्मी मतलब पूरे सिस्टम की मम्मी, तो उस पर ही कई सारी चिप थी, रैम था, रोम था, ठीक है, आईसी थी, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था, उसी पर एक चिप लगी होती है बीआईओएस की। ये काम क्या करती है, जैसे लैपटॉप ऑन किए या जैसे डेस्कटॉप ऑन किए, कंप्यूटर ऑन करते हो, उसके बाद ये जितने भी हार्डवेयर होते हैं अर्थात प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब ठीक से हैं, ये काम। दूसरा कोई प्रोग्राम जो होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर है इनके बीच में जो कनेक्शन है, इन सभी की जांच जो होती है शुरू होते ही की जाती है। आप देखा होगा कभी कभी बीआईओएस
चलने लगता है, रिपेयर होने लगता है। जैसे कोई अगर समस्या आ जाती है तो उसकी प्रोग्रामिंग रन करने लगती है लैपटॉप खोलते ही, ठीक है? ये बता देगा भैया ये समस्याएं आ गई हैं तो इसलिए करप्ट पाया जा रहा है, आगे ऑन नहीं हो पाएगा, पहले इसको ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका इनपुट और आउटपुट सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो गड़बड़ हो रहा है, तो वो सामंजस्य बिठाने का, ये सबको सामंजस्य बना हुआ है, उसके बाद आगे आपका कंप्यूटर शुरू कर देता है आगे कार्य करना। तो ये जो शुरुआती कार्य होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित ही एक फर्मवेयर होता है, तो यही काम आपका बीआईओएस चिप के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये बीआईओएस जो होता है ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर होता है। यह कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले इसका निष्पादन किया जाता है। ठीक, समझ में आया? जैसे चालू करोगे आप तो ये कार्य करना अपना शुरू कर देगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जैसे आप पावर ऑन करोगे उसके बाद सेल्फ जो है अपनी खुद से ही टेस्ट करना शुरू कर देगा। जो हार्डवेयर घटक जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया, इनकी जांच करेगा। इसके बाद हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ब्रिज है वो बना हुआ है, उसमें सामंजस्य बना हुआ है, इसकी जांच करेगा। फिर उसके बाद बूट डिवाइस को, बूट मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है? देखते होगे आप बूट, या मोबाइल में फीचर आता है ना रिबूट करने का, मतलब रीस्टार्ट कर दो। तो उसके बाद ये बूट डिवाइस को ढूंढेगा और फिर बूट डिवाइस के बाद ही उस पर संग्रहित ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट जो लोडर होता है उसको नियंत्रित करता है। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे ही यह मैनेज करने का काम करता है और ये शुरुआती दौर में जैसे आप पावर ऑन करते हो, शुरुआती दौर में ही पूरा प्रोसेस करने का कार्य शुरू कर देता है। एक तरीके से ये पहरेदार होता है, बोले जैसे ऑन करोगे तो पहरेदार बता देगा हाँ भैया सब ठीक है, चलो अब काम कार्यक्रम अपना शुरू करो। तो ये काम होता है बीआईओएस का। तो ये हम लोगों ने 40 और 40 नहीं, इसमें बहुत सारे आपने देखे होंगे मल्टीपल तरीके से दो भाग में बांट करके हमने टॉपिक्स कवर किए हैं। यही खूब रिपीट होते हैं बहुत एग्जाम में। आप अगर पीवाईक्यू उठाकर देख लेना, आप पीवाईक्यू ट्रेंड के आधार पर ही आपको ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सारे मैक्सिमम लगभग सारे टॉपिक आपके पीवाईक्यू के यहाँ उठा लिए गए हैं। तो आपके जो भी 5 प्रश्न आएंगे, जैसे अब तो ट्रेंड यही है ना, 2-2 क्वेश्चन, 2-2 प्रश्न आपके पूछे जाने का ट्रेंड है ना। अब जो भी आपके प्रश्न आएंगे यहाँ से इतना यकीन मानकर चलना कि इसको पढ़ लेना, इसके बाद आपने जो पढ़ रखा होगा, आपने सोर्स तो कर ही रखा होगा फॉलो, ये आपका बूस्ट करने का काम कर देगा। ठीक है, कंप्यूटर की समस्याएं खत्म करने का काम कर देगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कोई प्रश्न आपके सामने आएगा तो ऐसा नहीं होगा क्या लिखा हुआ है, बीआईओएस क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। अब आप फील कर पाओगे इस टॉपिक को, और अगर मजा आया है तो फिर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी कौन सा टॉपिक अभी लास्ट टाइम पे 2 दिन बचा हुआ धुआंधार तरीके से कौन सा रिवीजन चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी कि 2 दिन जुट करके करा दिया जाए रिवीजन। धन्यवाद।